हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम करेंगे नीट के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लास्ट 20-23 ईयर्स के जितने भी आए हुए क्वेश्चन है। और याद रखिए हर ईयर से मतलब जितनी बार भी आपका पेपर होगा ना नीट का, जिस भी ईयर होगा, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। हर साल 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं इस वाले चैप्टर से। तो ये चैप्टर बहुत ही काम का और 4 से 5 क्वेश्चन एक साथ आपके सही हो सकते हैं अगर आपने इसको ठीक तरीके से कर रखा है। तो मेरे ख्याल से आपने ठीक तरीके से कर तो रखा ही होगा। अब आपको जरूरत है तो क्वेश्चंस करने की, और आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, आपको कितना दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर में ज्यादा आ रहे तो मार्क्स भी आपके अच्छे खासे बनाकर जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लीजिए। 6 चार्जेज प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू ये देखो इस डायग्राम के अंदर आपको दिखाई दे रहे होंगे। आर फिक्स्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ हेक्सागन ऑफ साइड डी एज शोन इन द फिगर। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज क्यू नोट टू द सेंटर ऑफ हेक्सागन फ्रॉम इंफिनिटी इज। देखो भैया क्यू नोट को इंफिनिटी से लेकर आना है। सर जब अपन लेके आते हैं तो ये तो पोटेंशियल नहीं होगा क्या? पोटेंशियल के लिए +1 कूलाम को लेकर आते हैं। पोटेंशियल के लिए कितने को लेकर आते हैं? +1 कूलाम को लेकर आते हैं। लेकिन अगर वर्क डन निकालना हो तो W इज क्या होता है? क्यू वी। अब देखो अगर क्यू ही 1 हो जाएगा तो जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल के इक्वल होता है, अदरवाइज वो आ जाएगा वर्क डन। यानी आप पोटेंशियल से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो किसको? इस क्यू से। तो आपके पास में आंसर आ ही जाएगा। तो ये कितना है पोटेंशियल? सर पोटेंशियल क्या होती है? पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है। इसमें क्या होती है कि आपको सभी चार्जेज हैं उनका पोटेंशियल अलग अलग निकाल दो और एल्जेब्रिक सम कर दो। कोई वेक्टर का खेल तो है नहीं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना ही नहीं है। तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा? ध्यान से देख लो। अगर अपन कहां रख रहे हैं? ब्रिंगिंग चार्ज क्यू नोट एट द सेंटर, सेंटर पर रख रहे हैं तो सभी कॉर्नर से डिस्टेंस क्या हुई? इक्वल। अब नेट चार्ज कितना है? तो देख लिए प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, 0 हो गया। तो अगर नेट चार्ज ही 0 है तो मेरे भैया ये पोटेंशियल कितना जाएगा? 0। और अगर ये 0 आ गया तो वर्क डन भी कितना आएगा? 0। सिंपल क्वेश्चन है ना, बिल्कुल एकदम सोचना ही नहीं, एक बार पढ़ लिया तो हो गया। पोटेंशियल पूछा है, ये पोटेंशियल का, अरे वर्क डन पूछा मतलब पोटेंशियल तो पूछा है, तो आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स एंड द इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसके बीच में कितना एंगल होता है? 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है तो इसके परपेंडिकुलर जाने वाली जितने भी सरफेस होंगी वो कैसी होंगी? इक्विपोटेंशियल होंगी, यानी समविभव पृष्ठ होंगी। कैसी होंगी? समविभव पृष्ठ होंगी। ये कैसी होगी भैया? समविभव पृष्ठ। और इनके बीच में यानी इक्विपोटेंशियल होगी यार। और एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री का बनता है। कितना बनता है? 90 डिग्री का बनता है। देखिए इक्विपोटेंशियल है मतलब पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। इधर वाला हाई पोटेंशियल है, इधर वाला लो पोटेंशियल है। तो अगर आपको सेम पोटेंशियल रखना है तो आप इधर से इधर जाते रहिए, आपका काम हो जाएगा। अगर ये पूछ ही रहा है तो मैं बता देता हूं, जैसे प्लस चार्ज के लिए अगर आपको बनाना है तो वो कैसी बनती है? इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनते हैं? स्फेरिकल बनते हैं। कैसे बनते हैं? स्फेरिकल बनते हैं। आप बाकियों के लिए भी चेक कर सकते हो किसके लिए कैसे बनती है। ओके, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या बोल रहे हैं? टू होलो कंडक्टिंग स्पेयर्स ऑफ रेडी R1 एंड R2 वेयर R1 इज ग्रेटर देन R2 हैव इक्वल चार्जेस। दोनों के ऊपर चार्ज इक्वल है। द पोटेंशियल वुड बी, देखो ये छोटे वाला हो गया मतलब और ये बड़े वाला हो गया, ये R1 वाला हो गया और ये R2, क्योंकि R1 इज ग्रेटर देन R2 दे रखा है ना। हाँ, और दोनों के ऊपर चार्ज की वैल्यू क्या है? वो तो सेम है। दोनों के ऊपर चार्ज क्या भैया? सेम। पोटेंशियल कितना होता है? वो होता है सर KQ/R। कितना होता है? दोनों कंडक्टिंग है वैसे, तो पोटेंशियल कितना आएगा? इसका भी KQ/R, इसका आ जाए KQ/R2, इसका आएगा KQ/R1। जिसका नीचे वाला यानी जिसकी रेडियस कम होगी उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? ज्यादा। पहला ऑप्शन पढ़ो, मोर ऑन बिगर स्पेयर। नहीं, बड़े वाले के ऊपर तो देखो R अगर ज्यादा है तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बेसिकली पोटेंशियल क्या है? वर्क डन है। अगर बड़ा स्पेयर रख दिया तो अपन को यहीं तक लाना, छोटे वाले को तो और अंदर तक लेके जाना, तो वर्क डन क्या करना पड़ेगा? ज्यादा। तो पोटेंशियल भी क्या आएगा? ज्यादा। तो छोटे वाले का ज्यादा आएगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। 2 point charges -q and +q are placed at a distance of L as shown in the figure। दिख रहा होगा आपको बढ़िया से। The magnitude of electric field intensity at the distance of R greater than L varies as। R जो है वो बड़ा है किससे? L से। और वो किस पॉइंट पे पूछना चाह रहा है? ये हो गया -q और ये हो गया प्लस का q। किस पॉइंट पे पूछना चाह रहा है? ये पता नहीं, पॉइंट तो गिवन नहीं है। अगर पॉइंट गिवन भी नहीं है
तो क्या ये इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं बन गया क्या? हाँ सर बन गया। और इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस हो चाहे इक्वेटोरियल हो, उन दोनों पे ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो प्रोपोर्शनल आता है 1/r³ के। और ये इलेक्ट्रिक मतलब डाइपोल बना कि नहीं बना उसकी कंडीशन ये दे रही, यही तो कंडीशन है जो इसको डाइपोल बनाती है। इसका मतलब ये r³ के क्या आएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऑप्शन भी करेक्ट हो गया भैया। कितना सिंपल क्वेश्चन था, क्या इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत थोड़ी ना पड़ रही थी, हो गया बस। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स हैविंग ए परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल। पोलर के अंदर क्या परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है? हाँ होता है, उनमें तो होता ही है पोलर होंगे तो, क्योंकि एक क्या बनेगा? प्लस बनेगा और एक क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। जैसे मैं बात करूं H2O की, HOO की, या HF की बात कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं? HF। आपको पता ही होगा HF। इसके ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच जाएगा। तो इसके ऊपर क्या आता है? पार्शियली माइनस आता है और इसके ऊपर क्या आता है? पार्शियली प्लस। अब देखो क्या ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया? यहां सर इलेक्ट्रिक डाइपोल परमानेंट बन जाता है। क्या बन जाता है? परमानेंट बन जाता है। हैविंग जीरो डाइपोल मोमेंट, नहीं, पोलर मॉलिक्यूल का जीरो तो नहीं होता है। सी क्या है? एक्वायर ए डाइपोल मोमेंट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस। नहीं 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 नहीं, वो पहले से ही होता है उसमें एक्वायर। अरे हो गया ना बस, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ता हूं मैं। ए डाइपोल इज प्लेस्ड इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन, बढ़िया है। इन विच डायग्राम इट विल, इन विच डायरेक्शन इट विल, कौन से डायरेक्शन में जाएगा ये आपको बताना है। जैसे ये रखा है आपका +Q और ये रखा है आपका -Q और इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? एस टाइप का है, इस टाइप का कब बनता है? वो प्लस चार्ज की वजह से बनता है ना। अरे कब बनता है? प्लस चार्ज की वजह से बनता है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल किधर होता है? माइनस से प्लस की ओर होता है। अब देखो ये इधर धकेलेगा, दोनों अपोजिट हो गया ना, तो ये दूर जाएगा भैया टुवर्ड्स द लेफ्ट। लेफ्ट नहीं जाने वाला, ये तो राइट जाएगा। एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज, देखिए पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ेगी, अगर इधर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बट ये घटाना चाहता है ना, अपनी पोटेंशियल एनर्जी क्या करना चाहता है? घटाना चाहता है। टुवर्ड्स द राइट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज, हाँ राइट की ओर डिक्रीज करेगा। राइट यही है ना मेरे हिसाब से, मतलब ये राइट, या राइट की ओर जाएगा। कुल मिलाकर इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर जाना चाहिए। देखिए जाना क्यों चाहिए ये भी बात कर लेता हूं मैं। देखो इसके ऊपर फोर्स लगेगा QE, इस पे भी लगेगा QE, लेकिन फोर्स ज्यादा किस पे लगेगा? प्लस वाले पे लगेगा QE, इधर लगेगा, इस पे लगेगा इधर, लेकिन ये फोर्स कम होगा क्योंकि यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? वीक, यहां का स्ट्रॉन्ग है। यहां का स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि देखो यहां क्या आ रही है? पास पास आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और यहां क्या आ रही है? दूर दूर आ रही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर आ रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां क्या हो जाएगा? कमजोर। अगर कमजोर हो गया तो इधर वाला फोर्स क्या होगा? कम, इधर वाला हो जाएगा ज्यादा। तो ये किधर जाएगा? ये राइट साइड में ही जाएगा, और राइट साइड में जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? टू चार्ज स्पेरिकल कंडक्टर्स ऑफ रेडी R1 एंड R2 आर कनेक्टेड बाय ए वायर। वायर से कनेक्ट कर दिया, इसका मतलब वो कनेक्टिंग वायर होना चाहिए, तो इसका मतलब इस बार जो चार्ज का ट्रांसफर होगा थ्रू कंडक्शन हो जाएगा। देन द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्पेयर्स, σ1 और σ2 का क्या चाहिए अपन को? रेशियो चाहिए। तो देखो चार्ज का ट्रांसफर तब तक होगा जब तक कि इन दोनों के ऊपर पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता? सेम नहीं हो जाता। तब तक होगा जब तक कि इन दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होता। ये ध्यान रख लीजिए, इनको जैसे कनेक्ट करोगे, कनेक्ट करने का मतलब ही क्या है? पोटेंशियल को सेम कर देना। इसका पोटेंशियल हो जाएगा V1 और इसका हो जाएगा Q2। तो V1 होगा, मैं मान लेता हूं कि इसके ऊपर चार्ज कितना होगा? Q1, और इसके ऊपर चार्ज कितना होगा? Q2। तो क्या अपन चार्ज का रेशियो नहीं निकाल सकते? ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। और इसका रेडियस में मान लेता हूं R1 और इसका R2, तो इसका पोटेंशियल कितना आएगा? KQ1 अपॉन में R1, और इसका पोटेंशियल कितना आएगा? KQ2 अपॉन में R2। इसका मतलब है पोटेंशियल इक्वल है, तो Q1 अपॉन R1 इज इक्वल टू क्या आएगा? Q2 अपॉन R2। अब चार्ज डेंसिटी कितनी होती है? वो होती है चार्ज अपॉन एरिया। यहां सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात कर रहा होगा ये, यस हाँ। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के अंदर क्या आएगा? चार्ज अपॉन एरिया, तो Q/A आएगा। तो σ1 कितना आ जाएगा? σ1 आएगा Q1 अपॉन एरिया 1, यानी πr1²। तो देखो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? R1 इंटू R1, ऑब्वियसली लिख सकता हूं ना यार, लिखने दो मुझे ऐसे। σ2 कैसे लिख सकता हूं मैं? Q2 अपॉन में πr2², तो R2 इंटू R2 दोनों में डिवाइड कर दो, तो ध्यान से देखना पाई से पाई कैंसिल आउट होगा। अब देखो Q अपॉन R1 और Q अपॉन R2 ये इक्वल है ना, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये R2 तो ऊपर चला गया और R1 नीचे आ गया, तो σ1 अपॉन σ2 क्या आ जाएगा? R2/R1 आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर
हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। जैसे ही हमने इसको तार से कनेक्ट किया वैसे ही इन दोनों का पोटेंशियल क्या बन गया, इक्वल, और पोटेंशियल इक्वल हुआ वैसे ही हमें ये कंडीशन पता चल गई। और हमें क्या पूछा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछी है। इसका मतलब हो जाएगा जो चार्ज है अपॉन में क्या कर देंगे, एरिया। अब एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, इसलिए मैंने इसको पाई r1 इंटू r1 लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है q1 अपॉन r1 और q2 अपॉन r2 वो दोनों का एक वैल्यू क्या है, इक्वल है, इसलिए कैंसिल आउट हो ही जाएंगे। ठीक है सर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, कॉलम 1 गिव्स सर्टेन फिजिकल टर्म्स एसोसिएटेड विद द फ्लो ऑफ करंट थ्रू ए मेटेलिक कंडक्टर। अच्छा, जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है, रिलैक्सेशन पीरियड है एंड करंट डेंसिटी है। ये तो थर्ड चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया वैसे। एंड कॉलम्स, अच्छा, और सेकंड में क्या दे रखा है, गिव्स मैथमेटिकल रिलेशंस इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। ओके, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होती है, एक दो को मैच कर देंगे, शायद मेरे ख्याल से मैच हो जाएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो कितना होता है, आई इक्वल टू होता है वैसे NEAVD, और भी फॉर्मूले होते हैं वैसे इनके, मैं और निकालने की कोशिश करता हूँ। VD इज इक्वल टू आता है E, वो तो कितना होता है वैसे, V इज इक्वल टू U प्लस 80 आता है ना। ए कितना होता है, E अपॉन में M इंटू में टू, यस इतना आएगा। तो VD इक्वल टू देख लो, कुछ देर का है क्या, E डिवाइड बाई M इंटू में टू, यानी ए जो मैच होगा वो आर से मैच हो जाएगा। ए जो मैच हो रहा आर, सब में आर दे रखा है, सब में आर दे दिया भाई ने। और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी पूछा गया है, रेजिस्टिविटी आएगी कहां से, कंडक्टिविटी से आएगी। तो जे आपको करंट डेंसिटी दे रखी है इन टर्म्स ऑफ जे के रूप में दे रखा है कुछ, हाँ जे दे रखा है, जे करंट डेंसिटी होगी। तो देखो जे इक्वल टू होता है सिग्मा इंटू में ई। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा क्या होती है, कंडक्टिविटी, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी। तो 1 अपॉन कर देता हूं मैं, तो 1 अपॉन रो इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको उल्टा कर दो यार, इसको 1 अपॉन रो लिख सकते हैं। तो रे इक्वल टू आ जाएगा E बाई जे। तो E बाई जे क्या बन जाएगा, रेजिस्टिविटी। E बाई जे कहां दे रखा है, S। तो यानी B जो मैच होगा वो किससे हो जाएगा, S से। B S में कितने से मैच हो रहा है, B ऑप्शन में भी हो रहा है और C ऑप्शन में भी हो रहा है, यानी अब 2 बच गए अपने पास में। अब अगला C देख लेते हैं, रिलैक्सेशन पीरियड। तो अपने पास में रिलैक्सेशन पीरियड होता है कि एक कोलिजन से दूसरी कोलिजन में लिया गया टाइम। वैसे करंट वाले का हिस्सा है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या पूछ रहा है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझते हो ना क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी एक तरीके से इलेक्ट्रॉन की। एंड ये क्या है, ये है करंट डेंसिटी, सिग्मा क्या है कंडक्टिविटी, ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। एक डी देख लेते हैं, डी क्या आएगा, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है वैसे, आई इक्वल टू होता है NEAVD, वो लिख दिया मैंने। अगर ए का मैं डिवाइड करता हूं तो ये क्या बन जाएगी, करंट डेंसिटी, यानी जे इक्वल टू बनेगा NEVD। VD क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देख लो कौन से आ रहा है, NEVD। डी वाला क्यू से मैच होगा, तो डी क्यू से मैच हो रहा है, ये बी का ऑप्शन हो गया, फिर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो, ठीक है। हाँ, एक दो आपको मैच करते जाना, आपका आंसर आ ही जाएगा। ये क्वेश्चन अगर ये चीजें आपको नहीं समझ आ रही तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो कंडक्टिंग वायर के अंदर क्या होते हैं, ये होते हैं कुछ प्लस चार्जेस जो हिलते नहीं है। हिलता कौन है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है टकराता है, यहाँ जाता है टकराता है, यहाँ जाता है टकराता है। तो इससे क्या होता है, इसके ऊपर क्या लगता है, फोर्स तो लगाता ही है। बैटरी बाहर से क्या लगा देती है, फोर्स लगा देती है, उससे क्या होता है, उसके पास एक्सेलरेशन होता है। इसलिए वो एक्सेलरेशन मोशन करना चाहता है परंतु वो कर नहीं पाता है, क्योंकि बार बार क्या करता रहता है, इनके साथ कोलिजन करता है। और वो कोलिजन को ही अपन क्या मानते हैं, रेजिस्टेंस मानते हैं। अरे बाधा है ना, बार बार भिड़ रहा है भाई, भागने नहीं दे रहे इलेक्ट्रॉन को, तो वो भिड़ रहा है, तो भिड़ने को अपन क्या बोलेंगे, बाधा बोलेंगे। और वही क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया एक तरीके से। अब उसी से क्या होती है, हीट डेवलप होती है वैसे। एंड इनके बीच का जो ये एवरेज टाइम होता है, एवरेज टाइम, इसको अपन क्या बोलते हैं, टो बोलते हैं, ठीक है ना। विश्रांति काल बोला जाता है, एवरेज टाइम बोल सकते हो आप, ठीक है, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम भी बोल सकते हो, आपका जो मर्जी है बोलना, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो उन चीजों को। अगला क्वेश्चन देखता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज्ड एट 220 वोल्ट ईच। हर एक को कितने से चार्ज किया गया है, 220 वोल्ट से। कितनी बूंदे हैं भैया, 27 बूंद होंगी मेरे पास, यस। दे कंबाइन टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप। तो इनसे बन के क्या बन गई, एक बड़ी बूंद बन गई। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप। अच्छा, छोटी वाली का कितना है, 220 है, यानी KQ बाई आर इज इक्वल टू आया 220। इसका मतलब है एक के ऊपर जो Q आया वो कितना आएगा, 220 इंटू में R अपॉन में K।
एक के ऊपर चार्ज कितना आएगा, तो एक बूंद का चार्ज कितना हो गया, तो 27 बूंद का चार्ज कितना आ गया, यानी बड़े वाली बूंद के ऊपर चार्ज कितना आएगा 27 Q आ जाएगा। ठीक है, और बड़े वाली बूंद का अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है बी का, बिग का, तो वो क्या चाहिए, वो चाहिए होगा के क्यू, जो बिग का आया है ना, ये बिग का, तो वो 27 Q आ गया। तो के इंटू में 27 Q डिवाइड बाई क्या कर दूंगा R। अब R निकालना है, तो R के लिए अपन यहां पे क्या कर सकते हैं, इन दोनों का जो वॉल्यूम रहेगा, आयतन रहेगा, वो क्या रहेगा, सेम। तो छोटे मोटे हैं उनका कितना हो जाएगा 27, एक का कितना होगा पाई R क्यूब, बड़े वाले का कितना हो जाएगा पाई 4π3, एक सेकेंड, एक का होता है 4/3 पाई R क्यूब, एक का हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब। देखना 4/3 पाई से तो 4/3 पाई चला गया, और जो बड़ा आ रहा है वो कितना जाएगा, इसका क्यूब रूट ले लो तो कितना आएगा 3R। तो बड़े वाले की जो रेडियस बनेगी वो 3 टाइम्स बन जाएगी छोटे वाले की, तो ये कितना लिख दो आप 3R ही लिख दो। तो बड़े वाले का जो पोटेंशियल आ रहा है वो कितना आ रहा है K इंटू में 27 डिवाइड बाई 3 इंटू R, और Q की वैल्यू पुट कर दो, Q की वैल्यू कितनी है 220 इंटू में R डिवाइड बाई K से K गया, R से R गया, ये 3 बार गया, अरे गया कि नहीं गया, गया, कर दो फिर 660 आएगा क्या, मेरे ख्याल से 660 वोल्ट ऑप्शन में है, ऑप्शन में तो नहीं है, ऑप्शन में तो नहीं है, नहीं ये 9 बार कट रहा है, कितने बार कट रहा है, 9 बार कट रहा है, 3 बार नहीं कट रहा, 9 बार कट रहा है। अब कर दो इसको मल्टीप्लाई, तो ऑप्शन क्या आ रहा है 198 जाएगा वैसे, हाँ तो 1980 वोल्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से समझ में आएगा कैसे किया है। देखो चार्ज जितना छोटे वाली बूंदों का रहा उतना ही बड़ी पे रहेगा, चार्ज तो कंजर्व्ड है, तो एक बूंद का हमने चार्ज निकाल लिया, उसको 27 से मल्टीप्लाई कर दो, 27 आ जाएगा ना, 27 गुना, तो बड़ी वाली पे चार्ज आ गया। अब वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो छोटी मोटी बूंदें जो थी, छोटी छोटी बूंदें थी, उनको मिला के कितना वॉल्यूम बनेगा 27 इंटू में किसी एक का वॉल्यूम, वो इतना आएगा, और वो छोटे वाले की रेडियस कितनी मान ली मैंने, छोटी आर, और बड़े वाले की मान ली बड़ी आर, तो बड़े वाले का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और उससे हमने क्या निकाल लिया, बड़े आर की कैलकुलेशन कर रही और सारा कुछ पुट कर दिया, तो अपने पास में आंसर आ गया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया है। तो अरे बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या है क्या, नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो फिर, ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज ए डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट यानी P की वैल्यू दे दी आपको, तो P इक्वल टू कितना दे दिया 16 इंटू 10⁻⁹ कूलमीटर। ओके सर, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस डाइपोल एट ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.6 मीटर फ्रॉम द center of the dipole situated on the line making an angle 60 degree with the dipole axis is। तो देखिए भैया बात ऐसी है, ये मैं मान लेता हूं माइनस होगा और इधर होगा प्लस, इस तरीके से आपका डाइपोल रखा हुआ है, और इसके सेंटर से कितना डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस के ऊपर, और वो एंगल कितना बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है ना, ये मैं मान लेता हूं इसका डाइपोल मोमेंट कितना है P है, कितना है P हो गया। तो इसके दो कंपोनेंट ले लो, तो इधर वाला कंपोनेंट कितना आएगा P cos 60 आ जाएगा, ठीक है जी, और इधर वाला कितना आ जाएगा P sin 60 आ जाएगा, जिसके साथ एंगल बनता है cos, जिसके साथ नहीं बनता है sin। देखिए इस P sin 60 की वजह से तो कितना आएगा 0 आएगा, क्योंकि प्लस और माइनस से इक्वल डिस्टेंस पे, तो कितना आएगा 0, यानी इसकी वजह से पोटेंशियल आएगा ही नहीं। कौन सा, जो इक्वेटोरियल पे आ रहा है, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, उसकी वजह से कोई पोटेंशियल नहीं आएगा, लेकिन इसकी वजह से तो आएगा ना, इसकी वजह से आता है। और इसकी वजह से फॉर्मूला याद है क्या आपको पोटेंशियल का, kp/r² आता है, वैसे कितना आता है kp/r², kp/r², बस ये रख दो आपका आंसर जाएगा। लेकिन यहाँ p नहीं रखूंगा मैं, कितना रखूंगा cos 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू में p की वैल्यू होती है दे रखिए 19 इंटू में cos 60 होता है 1/2 डिवाइड बाई r कितना है 0.6 दे रखा था ना शायद, तो 0.6 को लिख दो 6/10 यानी 36 आएगा, 36 इंटू 10⁻⁻²। कैलकुलेट करो यार, ये कट गया 4 बार और ये कट गया 4 बार, ठीक है। इसके बाद देखो ये कट गया 2 बार, तो 2 गुना कुछ आएगा, तो मतलब या तो होगा 200, 400 तो नहीं होना चाहिए, चलो बाकी देख लेते हैं। ये कैसे हो सकता है, ये 9 है भैया, 19 नहीं है, ठीक है ना, सॉरी गलती हो गई, लेकिन ओके, तो इससे ये कैंसल्ड आउट हो गया। ओके,
तो ये ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर 2 बनेगी, और 2 है ही तो कितना आएगा 200 वोल्ट। ये फॉर्मूला तो आपको याद होगा ना। ये P की जगह P cos 60 कर दिया मैंने, क्योंकि सिर्फ P cos 60 वाला ही पोटेंशियल यहाँ पे दे पाएगा, ये नहीं दे पाएगा। वो इसका लॉजिक है बेटा कि जब यहाँ पर अपन माइनस क्यू रख देते हैं और यहाँ प्लस क्यू रख देते हैं, और ये इक्वेटोरियल बन गया, वैसे ये इसका इक्वेटोरियल बन गया। देखने की बात है। यहाँ के किसी पॉइंट पर, कोई से पॉइंट पर चले जाओ, इन दोनों से यहाँ पर डिस्टेंस क्या आ रही है, सेम ही तो आ रही है। अगर डिस्टेंस सेम है तो पोटेंशियल कितना आएगा, JDRO 0 आएगा। अरे स्केलर क्वांटिटी है ना, तो अपने को डायरेक्शन तो देखनी नहीं है यहां पर। ठीक है जी सर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है भैया? क्वेश्चन नंबर 11 देखो, द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर एज मीडियम इज 6 माइक्रोफेरेड। कुछ कैपेसिटेंस के क्वेश्चन आ गए, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। हाँ भैया, तो ये क्या हो गया, कैपेसिटर हो गया, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर जब है तब इसका C की वैल्यू दे रखी है कितनी, 6 माइक्रोफेरेड। बहुत बढ़िया। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम द कैपेसिटेंस बिकम्स 30। तो नया वाला जो बन जाता है वो कितना बन जाता है, 30 माइक्रोफेरेड बन जाता है। बहुत बढ़िया सर। द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम ऑफ, परमिटिविटी पूछ डाली इन्होंने तो पहले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू पता लग जाए। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना आएगा, C/C आ जाएगा। अरे देखो C इक्वल टू कितना आता है, KA/0 और C कितना है, A/0 तो ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो C/C करो तो क्या बचेगा, K बचेगा। तो K की वैल्यू निकाल लो, K की वैल्यू कितनी आ रही है, 30/6 कितना आएगा, 5। बस कितना आएगा, 5। लेकिन K खुद किसके इक्वल होता है, वो होता है ε/ε0। ये क्या है, मीडियम का परमिटिविटी, ये क्या है, वैक्यूम की परमिटिविटी। हमें क्या पूछी है, मीडियम की परमिटिविटी पूछी है ना। तो ε आएगा K/0 और K की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू ये ε0 होता है 8.85 इंटू 10⁻12 है। 8.85 इंटू 10⁻12 8 में 40 आएगा। कुछ कर दो, 10⁻11 में तो आंसर नहीं दे रहा नहीं, देख लो 10⁻10 में दे रहा है। इसको मल्टीप्लाई करो लगभग 40 आएगा, इसको करो तो 40 और आ गया, यानी 44 हो गया, और 5 को 25 46 हो गया क्या, हाँ 0.44 इंटू 10⁻10 यही आंसर है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बस आपको पता लगना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। अगर आप ठीक तरीके से जानते हो कि हम ये कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। कि कैपेसिटर था, कैपेसिटर का बहुत छोटी सी चीज है कि जब डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं तो उसका नया वाला जो कैपेसिटेंस आता है वो किससे होता है, K टाइम्स हो जाता है। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है, और कुछ भी ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। ओके बेटा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 12 है। क्या भैया, इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विद वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट दस मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन। ये बोल रहा है कि कोई एक, मैंने एरिया ले लिया, एरिया नहीं मतलब वॉल्यूम ले लिया, स्पेस के अंदर कोई स्थान है जिसका वॉल्यूम कितना है, 0.2 मीटर क्यूब है। हाँ होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, 5 वोल्ट। कहाँ है 5 वोल्ट, हर एक में 5 वोल्ट, यानी यहाँ 5 वोल्ट, यहाँ 5 हर जगह 5 वोल्ट आ रहा है। ऐसा कब होता है भाई, ये तो इक्वी पोटेंशियल बन गया। इसका मतलब क्या बन गया, ये इक्वी पोटेंशियल बन गया। इसका मतलब यहां अगर पूरा इलाका इक्वी पोटेंशियल बन गया तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो वर्क डन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखो ना तो यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0। अरे यहाँ का 5 वोल्ट, यहाँ का 5 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो जाएगा, 0। अगर आपको पता हो E.dr इक्वल टू कितना होता है, dv, तो भैया अगर ये ही 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मेरे ख्याल से 0 है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, 0। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहे हैं, देखो, ए स्पेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज ए रेडियस ऑफ 3.2, मतलब आपको रेडियस दे दिया है एंड चार्ज दे दिया है 3.2 इंटू 10⁻7 कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर पे, तो देखो 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 बहुत सिंपल क्वेश्चन है भैया। बस ये पहचान लो कि क्वेश्चन क्या है। ये स्फीयर है, इसका रेडियस कितना है, वो है 10 सेंटीमीटर का, और आपसे जो पॉइंट पूछ रहा है 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, तो सेंटर से 15 कहां चले गए, यहां चले गए ना। तो ये कितनी डिस्टेंस पे आ गए अपन, 15। क्या अपन बाहर निकले कि नहीं निकले, निकल गए। अब देखो ये स्फेरिकल है, कंडक्टर है, और अगर बाहर चले गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आता ही नहीं है। तो अगर वो पूछता कि बताओ 7 सेंटीमीटर सेंटर से कितना आएगा, 0 आ जाता, उत्तर सीधा लिख देते 0। लेकिन ये तो बाहर चला गया, तो अब फॉर्मूला लगेगा KQ/R²। किसका लगेगा,
के क्यू बाई आर स्क्वायर। के की वैल्यू ले लेना 9 इंटू 10⁻9 दे रखी है। अरे के क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही तो लिखते हैं, इंटू में क्यू बाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू दे रखी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। ठीक है सर, तो E इक्वल टू कितना आएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू में क्यू चार्ज कितना दे रखा है, देखो देखो 3.2 इंटू 10⁻⁻7 है ना, डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना दे रखा है, देख रहा 15 सेंटीमीटर, कितना 15, तो 15 इंटू 10⁻2 लिख दो मीटर में और उसका क्या कर दो स्क्वायर। ये वैल्यू कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। करो, वो कितना आ रहा है 9 इंटू 3.2 इंटू 10⁻2 डिवाइड बाई 225 बनेगा, इंटू में 10⁻⁻4, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻6। 10⁻6 में तो नहीं आएगा, देखना पड़ेगा आंसर क्या आएगा, थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो। इसको क्या 100 लिख दूं मैं, इसको 10⁻4 लिख दूं। 25 का डिवाइड जा रहा है क्या इसमें, जा तो रहा है, इसमें जाता है 9 बार 25 का डिवाइड होता है, इसमें कितने बार जाता है 4 बार। 900 नहीं कट गया, 4 थी ये 12 और 4 दूनी 8, तो ये कितना बन गया 12.8 इंटू में 10⁻4, तो ये 1.28 लिख दो इसको, 1.28 इंटू में पावर बढ़ जाएगी 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। चाहे तो आप न्यूटन पर कूलम करो, चाहे क्या कर दो वोल्ट पर मीटर कर दो, एक ही बात है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ रहा हूं मैं। क्या बोल रहा है 14, होलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। बहुत बढ़िया। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। देखो कैसा दे रखा है, होलो दे रखा है, मेटेलिक दे रखा है और इसके ऊपर चार्ज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर ऐसा है तो मैं 2-4 चीजें पहले ही बता दूं, क्वेश्चन तो बाद में कर लेंगे, ऑप्शन तो बाद में पढ़ लेंगे। देखो भैया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो सिर्फ और सिर्फ बाहर आएगा, ठीक है ना। अगर प्लस मानूंगा तो डायरेक्शन ऐसे आ जाएगी, वरना इनवर्ट आ जाती, माइनस होता तो, ठीक है। अब देखिए, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा लेकिन पोटेंशियल होगा, ठीक है ना। और पोटेंशियल उतना ही होगा जितना सरफेस के ऊपर होगा, और पोटेंशियल अंदर किसी भी पॉइंट पर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहने वाला है। बढ़िया सर। और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां तक कितना रहेगा, 0, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां तक अवेलेबल रहेगा। अगर ग्राफ बनाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसे बनेगा ग्राफ कि यहीं से स्टार्ट हुआ, कहां से, R इक्वल टू कैपिटल R से, उसके बाद घटता गया और कोई आएगा भी नहीं। इस तरीके की संभावना बनती है। अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन पढ़ते ही अपने को समझ में आ जाएगा क्या निकालना है मुझे, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। बढ़िया। 0 एज R इंक्रीजेस फ्रॉम R लेस देन R, यानी अगर बड़े R से, यानी अंदर है तब तो 0 रहेगा। उसके बाद में क्या, डिक्रीजेस एज R इंक्रीजेस फॉर R ग्रेटर देन R। हाँ, डिक्रीज करता है, बहुत सही है, तो ऑप्शन सही लग रहा है। दूसरा पढ़ लेते हैं। 0, देखो क्या होता है, कई बार आपको लगता नहीं ऑप्शन सही है, फिर मैं दूसरा तीसरा चौथा पढ़ता था, ताकि मेरे को एकदम क्लियर आइडिया हो जाए कि ये गलत क्यों है। थोड़ा सा देख लिया करो ना यार, थोड़ा सा। अगर आप, क्या होता है, मेरे को 4-5 क्वेश्चन ऐसे गलत हो गए थे मेरे, दूसरे ऑप्शन ना देखने मुझे, क्योंकि मुझे लगा कि यही सही है। अगर दूसरा पढ़ लेता है, केमिस्ट्री में ज्यादा होता है मेरे साथ ऐसे, कि अगर दूसरा पढ़ लेता, हाँ तो ये सिस वाला होगा, ट्रांस वाला होगा, क्यों नहीं होगा, है ना। ये थोड़ा उसमें सही रहता है मेरे को, मतलब सारे ऑप्शन देखता हूँ तो। इसमें तो क्या, एक बार पता लग गया तो लग ही गया बस। दूसरा ऑप्शन गलत क्यों, वैसे देख लेते हैं। 0 एज R इंक्रीजेज 0, ठीक है, ये तो ठीक है। इंक्रीजेज दूसरे में दे दिया, इंक्रीज नहीं होगा, जब बाहर चले जाएंगे तो डिक्रीज होगा, ठीक है। सी वाला क्या है, डिक्रीजेज। सी वाला क्या है, डिक्रीजेज एज R इंक्रीज, जैसे जैसे R इंक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज कर रहा है ना। अंदर है तो क्या है, 0 ही रहेगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ रहा हूं मैं, तो वो क्या है, 2 point charges A and B having charges plus Q and minus Q respectively। बढ़िया है सर। पॉइंट चार्जेस है, ये देखना, are placed at a certain distance apart and force acting between them is F। if 25% charge of A is transferred to B then force between the charges becomes। अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो F इक्वल टू कितना आएगा, F इक्वल टू आएगा KQ1Q2 बाई R स्क्वायर। ये आएगा सर, एक माइनस का भी तो फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो देखो पहले का जो है ना 25% कम कर दो, तो जो पहले चार्ज है वो Q और माइनस Q है, इसका 25% कम करोगे तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 3Q/4। अरे Q/4 कम हो गया, और इसको दे दो तो ये कितना बनेगा, ये माइनस का 3Q/4 बन जाएगा। अरे माइनस है ना, इसके अंदर Q/4 जोड़ो तो कितना बनेगा, माइनस का 3Q/4, और इसमें Q/4 घटा दो, वो घटा के इसको दे दो, बस सीधी सी बात है। तो इधर कितना आ गया, 3Q/4 आ गया। अब नया वाला फोर्स निकालो, तो वो कितना जाएगा, के डिस्टेंस उतनी रहेगी, लेकिन ये कितना रहेगा, 3Q/4 इंटू 3Q/4, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ये कितना आएगा, 9/16 पहले आ गया, बाकी तो उतना ही रहेगा, KQ² बाई R स्क्वायर।
तो देन द फोर्स बिटवीन देम बिकम्स, और ये के क्यू बाई आर स्क्वायर क्या है, वो तो एफ ही है ना, तो 9/16 बन जाएगा एफ, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बोलो कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं। क्वेश्चन नंबर 16, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैरड इज बीइंग चार्ज्ड बाय ए वोल्टेज सोर्स whose potential is changing at the rate of 3 वोल्ट पर सेकेंड। पोटेंशियल में रेट ऑफ चेंज दे रखा है भैया, इसका मतलब आपको दे रखा है dv बाई dt। ये देखो पढ़ना आना चाहिए कि दिया हुआ क्या है, ये क्या है, ये रेट ही तो है, ये रेट ही तो है, और वो कितना है 3 वोल्ट पर सेकेंड। अगर आप यूनिट मिला लो तो v की हो जाएगी वोल्ट, t की क्या हो जाएगी सेकेंड, तो वोल्ट पर सेकेंड। कैपेसिटेंस की वैल्यू पता है ना कितना है, 20 माइक्रोफैरड। ओके सर, ओके। द कंडक्शन करंट थ्रू द कनेक्टिंग वायर्स, कंडक्शन करंट थ्रू द कनेक्टिंग वायर एंड द डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर वुड बी। देखो दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम ही होती है, दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम ही होती है। तो पहली बात तो जो सेम वाला ऑप्शन है वो कौन सा है, सी है, तो वही करेक्ट हो गया, ठीक है ना। कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों की वैल्यू सेम होती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन आ गया वैसे, लेकिन मैं यहीं भी करवा देता हूं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। देखो करते कैसे, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है भैया, CV। अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूं तो कितना आएगा, dq बाई dt इज इक्वल टू C dv बाई dt आएगा। देखो dq बाई dt क्या हो गया, करंट हो गया, ये वैसे डिस्प्लेसमेंट करंट हो जाएगी, ठीक है। तो C इंटू में dv बाई dt दे रखा है मेरे को कितना 3, और ये कितना आएगा 60, ये 20 आ जाएगा, 20 इंटू में 3, और वो माइक्रो फैराड हो गया वैसे, तो माइक्रो एम्पियर में आ जाएगी, आंसर जो आएगा माइक्रो एम्पियर, 60 माइक्रो एम्पियर, बस खलास। और दोनों की वैल्यू सेम होती है, ये बात है। कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम। तो कंडक्शन जो करंट होती है वो कंडक्टिंग वायर्स में फ्लो करती है, और डिस्प्लेसमेंट करंट प्लेट्स के बीच में फ्लो करती है, ठीक है ना, ओके। और दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं करती हैं, अलग अलग करती हैं, ओके सर, ठीक है ना। ये तो चीज पता है ना कि dq बाई dt क्या होती है, करंट होती है। रेट ऑफ चार्ज फ्लो इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, ये तो अपन 10वीं क्लास में ही कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेज विद लीनियर चार्ज डेंसिटीज प्लस लेमडा एंड माइनस लेमडा आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 2r इन फ्री स्पेस, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे बिटवीन द टू लाइन चार्जेज। तो भैया इनफाइनाइट वाले, यानी ये वाला इनफाइनाइट वाला, टिचुक टिचुक टिचुक, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज है प्लस वाला, ठीक है। एक दूसरा है, इसके ऊपर कैसा है, माइनस वाला चार्ज है, ओके सर। इसके ऊपर प्लस का लेमडा चार्ज डेंसिटी, इसके ऊपर माइनस का लेमडा चार्ज डेंसिटी, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2r है। तो इनके बीच वाली जो लाइन जाएगी उससे कितने डिस्टेंस पे हो गए, r पे हो गए। अच्छा जी, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे, इनके बीच में। अब इनका बीच कहां पड़ेगा, हर पॉइंट बीच वाला होता है भैया। इनफाइनाइट देने का मतलब ही क्या है कि इनमें से कोई सा भी पॉइंट ले लो, वही कौन सा पॉइंट बन जाएगा, मिड पॉइंट बन जाएगा। इधर देखोगे इनफाइनाइट, इधर देखोगे इनफाइनाइट, तो बीच में वही बीच वाला पॉइंट है भाई, कहीं भी खड़ा हो जा, तो यहां हो जा, यहां हो जा, तो मिड पॉइंट कहीं भी बन जाएगा। तो मैं यहां मान लेता हूं कि मिड पॉइंट है, कोई बच्चा यहां मान सकता है, उसकी मर्जी है। दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा, प्लस वाले की वजह से इधर आएगा, माइनस वाले की वजह से भी इधर आएगा, दोनों की वजह से सेम आ गया है। अगर ये भी प्लस का होता तो कैंसिल आउट होता, और एक की वजह से कितना आता है, 2k लेमडा बाई r आता है। देखो ये कैसे आता है वो नहीं सिखाने वाला मैं, ये नहीं सिखाने वाला मैं कैसे आता है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर निकालने में बैठोगे तो नहीं हो पाएगा भैया, फिर नहीं हो पाएगा। अरे स्टैंडर्ड है ना, इसलिए याद रखना पड़ेगा। ये तो एक की वजह से आता है, लेकिन अपने पास कितने, 2, तो कितना आएगा 4k लेमडा बाई r, 4k लेमडा बाई r। अच्छा, k की वैल्यू पुट करो, k की वैल्यू पुट करो, तो 4 लेमडा अपॉन k की वैल्यू होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में r, बड़ा आ रहा है वैसे, ठीक है सर। 4 से 4 गया ना, तो कितना आएगा, लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो जीरो वाला ऑप्शन तो नहीं आएगा भैया, हाँ नहीं, सी वाला लग रहा है मेरे को, तो ठीक है, ठीक है, सी ही करेक्ट है अगर लग रहा है तो। चलो ये समझ में आ रहा है ना भाई, बहुत सिंपल चीजें हो रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है जो आपको आपके समझ से बाहर हो। देखो 1-2 फॉर्मूले तो आपको याद रखने पड़ेंगे भाई, रखने पड़ेंगे क्या, ये तो हो ही जाता है ना, जब आपने इतनी बार प्रैक्टिस की होती है तो ये तो याद हो ही जाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द मेटल प्लेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सी हैविंग चार्ज Q एंड एरिया A। ये है भैया एक प्लेट, ये इधर क्या है, दूसरी प्लेट, इसके ऊपर कैपेसिटर वाली है, तो इसके ऊपर मान लेता हूं प्लस का Q आया होगा और इसके ऊपर माइनस Q आया। एरिया दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है। एरिया देने की जरूरत थी क्या, वैसे देख लेते हैं जरूरत थी कि नहीं थी। एंड ठीक है, सी आपका क्या है, कैपेसिटेंस हो गया,
ठीक है, आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द प्लेट्स मेटल ऑफ एन आइसोलेटेड, तो देखो ये इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, तो इस प्लस वाले इधर लगाएगा इसके ऊपर, ये माइनस वाला इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा, फोर्स तो लगेगा। एफ इज इक्वल टू कितना होता है, वो होता है क्यू इंटू में ई होता है, फोर्स इक्वल टू होता है क्यू इंटू में ई। और क्यू किसका है, ये आएगा, क्यू तो खुद का आ जाएगा, और ई किसी दूसरे का आएगा, और वो कितना होता है, वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अरे इसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो यूनिफॉर्म टाइप का था ना, बहुत क्लोज रखी होती है इसलिए। तो देखो सिग्मा खुद से क्या होता है, क्यू होता है, सिग्मा क्या होता है, खुद से क्यू होता है, और एरिया, अरे सिग्मा की वैल्यू रख दूंगा ना मैं, क्यू अपॉन 8 होता है, तो आप रख सकते हो। तो ये आंसर कितना बन गया, ये दोनों क्यू क्यू सेम ही तो है, तो कितना बनेगा, फोर्स बनेगा क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो क्या इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, ठीक तो है। क्या कहीं डी आ रहा है क्या, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कहीं आ रही है क्या, नहीं आ रही, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो डी के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, इसलिए एफ इक्वल टू क्यू ही होता है, तो वो फोर्स डिपेंड ही नहीं करेगा। दूसरा क्या है, लीनियरली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, नहीं इंडिपेंडेंट रहेगा। डिस्टेंस का देख रहा है, डिस्टेंस का कोई रोल नहीं आएगा, डिस्टेंस का कोई रोल नहीं है फोर्स के अंदर, ठीक है, बस बात खत्म हो गई। पर्सन क्या था कि एक प्लेट दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगा रही है, वैसे इस प्लेट के ऊपर फोर्स कौन लगाएगा, दूसरे वाला लगाएगा, बात समझ आ रही है ना, इसके ऊपर ये वाला लगाएगा, इसके ऊपर ये वाला लगाएगा। एफ इक्वल टू कितना होगा, क्यू, क्यू खुद का होगा, ई दूसरे का, नेट मत कर देना, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस प्लेट का भी होगा, इसका भी होगा, लेकिन जब फोर्स निकालने जाएंगे तो किसी एक का ही लेंगे, क्योंकि खुद का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दूसरे के ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए वर्टिकल डिस्टेंस एच इन ए यूनिफॉर्म ऑन वर्टिकली अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ई। मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर की ओर है, इधर की ओर, इधर की ओर अपवर्ड है, और कौन गिर रहा है, इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, क्या माइनस इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, कौन गिर रहा है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी सर। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स तो नीचे की ओर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ना, हाँ ठीक है। वैसे ये दे रखा है इन्होंने ई, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स्ड, बहुत बढ़िया, वर्टिकली, ठीक है, कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड द सेम, यानी ऊपर था अचानक क्या कर दिया नीचे, ओके, एंड कीपिंग इन मैग्नीट्यूड द सेम, ए प्रोटॉन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट इन इट थ्रू द सेम वर्टिकल डिस्टेंस h, द टाइम of fall of electron in comparison to that of fall of proton is। अच्छा, तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, फिर से एक बार समझ में आ जाए चीज, मैं समझा देता हूं, मतलब समझाता हूं। ए इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, तो इलेक्ट्रॉन ने रेस्ट से आना शुरू किया थ्रू ए वर्टिकल डिस्टेंस h, कोई h डिस्टेंस तक वो आया होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, इन ए यूनिफॉर्म वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है, यानी इसका और इसको आने में मैंने मान लेता हूं कितना टाइम लगा होगा, t1 टाइम लगा होगा। तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगा होगा, फोर्स लगा होगा सर QE, और F इक्वल टू क्या होता है ma, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्सेलरेशन कितना आया होगा QE, मैं E को छोटा ही लिख देता हूँ, E अपॉन में m, बोलो कोई दिक्कत है क्या, me कर देता हूँ ताकि मेरे को चीजें समझ में आ जाए। अब S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाया जा सकता है, S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाया जा सकता है। S कितना है, एच यू जीरो हो गया, इज इक्वल टू आएगा हाफ ए कितना है, ई डिवाइड बाई एम ई इंटू में टी स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 होगी। इसकी अगर मुझे जहां जरूरत पड़ेगी मैं काम में ले लूंगा, ओके। ये मैं मान लेता हूं टाइम लगा इसको t1। अब क्या किया है, इसको कर दिया है ऐसे, किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को, और यहां पे एक रख दिया प्रोटॉन, ठीक है ना, प्लस का ई रख दिया है, कुल मिलाकर फोर्स तो इस पे भी इधर ही लगेगा, F इक्वल टू कितना लगेगा, वही क्यू ही लगेगा, यानी ई, इसका एम पी इंटू में ए आएगा एक्सेलरेशन। तो जो इसका एक्सेलरेशन आएगा वो क्या जाएगा, वो इसका एक्सेलरेशन बहुत कम आएगा, ठीक है। ए प्रोटॉन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट इन इट थ्रू द सेम वर्टिकल डिस्टेंस h, द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब टाइम, इसका भी टाइम निकाल लेते हैं, तो इसका टाइम कितना आएगा, तो h तो दोनों का सेम है, h इक्वल टू आएगा e हाफ ई डिवाइड बाई एम पी इंटू में t2 स्क्वायर, या t2 मान लेता हूं, ठीक है, ठीक है। अब ये दोनों h क्या है, सेम है, तो दोनों सेम है, तो ये वाला भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर इसको सेम करना है तो 1/2 इंटू में ई डिवाइड बाई एम पी इंटू में t2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/2 ई डिवाइड बाई एम ई इंटू में t1 स्क्वायर। ये तो कट गया सब कुछ, क्या बचा, t2 स्क्वायर इज इक्वल टू डिवाइड बाई एम पी, मैं इधर ले लेता हूं मास ऑफ प्रोटॉन,
डिवाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू में T1 स्क्वायर। अब अगर तुम ध्यान से देखो ना तो मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है ना इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में लगभग 1837 के आसपास होता है गुना। तो ये कितना आएगा 1836 कर देता हूँ या 1837 कर देता हूँ, चलो T1 स्क्वायर। भैया कौन बड़ा हुआ है? सीधी सी बात है सर, T2 बड़ा हुआ, T2 बड़ा हुआ, T2 बड़ा हुआ। T2 कौन सा था? T2 था प्रोटॉन को गिरने का टाइम। तो द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपेरिजन द टाइम, तो इलेक्ट्रॉन को तो गिरने में टाइम ही नहीं लगेगा, बहुत कम लगेगा, बहुत कम, इक्वल तो आएगा नहीं। और 5 गुना 10 गुना आ नहीं रहा है यार 1837 गुना, तो टाइम बहुत कम लगेगा इलेक्ट्रॉन को गिरने में, क्योंकि उसका मास क्या है, बहुत कम होता है प्रोटॉन के कंपेरिजन। ये पूरा कैलकुलेशन था। अगर आप कैलकुलेशन ना भी करते तब भी आपका आंसर सीधा भी कर सकते थे कि A इज इक्वल टू क्या होता है F अपॉन M। फोर्स तो दोनों पे सेम लगेगा, लेकिन तो दोनों का मास है ना वो गड़बड़ी कर रहा है। तो जिसका मास ज्यादा उसका एक्सेलरेशन कम, और अगर एक्सेलरेशन कम हो गया तो उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का बहुत ज्यादा आता है, इसलिए उसको टाइम भी बहुत कम लगता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ए टॉय कार विथ चार्ज Q मूव्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस प्लेन सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड A। ओके भैया, ड्यू टू द फोर्स QE its velocity increases from 0 to 6 meter per second in 1 second duration. At that instant the direction of the electric field reversed. The car continues to move for 2 more seconds under the influence of the field. The average velocity and the average speed of the toy car between 0 to 2-3 सेकेंड are respectively. कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ये एक तरीके की टॉय कार होगी, ये मान लेता हूँ यहाँ पर कार है एक, ठीक है, गाड़ी जैसी बन गई बट टॉय कार है, ठीक है। चार्ज कितना है इसके ऊपर? Q है, बढ़िया। एंड फ्रिक्शन तो है नहीं यहाँ पर, फ्रिक्शन है नहीं, म्यू इक्वल टू 0। इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा, इसका कुछ ना कुछ क्या होगा बेटा, मास तो होगा। मान लेता हूँ कितना है M, ठीक है। हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाया। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो इसके ऊपर क्या आएगा, फोर्स F इक्वल टू कितना आ जाएगा, QE। F को इक्वल टू क्या लिख दो, MA इक्वल टू QE। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, QE डिवाइड बाई M। कितना आ गया, QE बाई M। उसको 1 सेकंड के लिए हमने क्या रखा है, चालू रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो 1 सेकंड बाद में, तो 1 सेकंड बाद में यहां पहुंच जाएगी। मैं मान लेता हूं 1 सेकंड तक जो वेलोसिटी आई वो कितनी आ चुकी है, V1। तो V इज इक्वल टू U प्लस AT कर दूं मैं, बोलो कोई दिक्कत है क्या? U कितना है, वो तो 0 ही है। तो V1 इज इक्वल टू कितना आएगा, A कितना है, QE बाई M इंटू में T हो गया 1। तो इतनी वेलोसिटी आ चुकी है, कितनी, QE बाई M। अब देखो इट्स वेलोसिटी इंक्रीज फ्रॉम 0 टू 6 मीटर पर सेकंड, और V1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है, ये आ चुकी है 6 मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है। एट दैट इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स्ड, ठीक है। द कार कंटिन्यूज टू मूव फॉर 2 मोर सेकेंड्स। अब देखो क्या हो रहा है, जैसे ही रिवर्स करेंगे तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा इधर, तो एक्सेलरेशन भी आ जाएगा इधर, लेकिन वेलोसिटी इधर है। तो भैया ये पहले जाएगा, यहां पर कितना वेलोसिटी है इसका, 6 मीटर पर सेकंड, तो यहां तक जाएगा। यानी 1 सेकंड में इसने 6 लिया, तो ये लॉस भी कितने में कर देगा, 1 सेकंड में। तो यहां आते आते जब t इक्वल टू 2 सेकंड हो जाएगा तो अगेन इसकी वेलोसिटी कितनी जाएगी, 0 जाएगी, 0। और जब वापस यहां से यहां आएगा, जब वापस यहां वापस में आ जाएगा ना मुड़ के, तो यहां आती वापस कितनी जाएगी, 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, क्योंकि इसको अगेन 1 सेकंड लगेगा। ये बोला ना t इक्वल टू 3 सेकंड पे वापस यहीं आ चुका है, और वेलोसिटी क्या हो चुकी है, उल्टी हो चुकी है। अब ये देख लो कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, कितना डिस्टेंस कवर किया। तो भैया v स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2s निकालेंगे, किससे निकलेगा अपना, एक्सेलरेशन अपने पास है नहीं वैसे तो, मगर ध्यान से, अरे यही तो एक्सेलरेशन है, QE बाई M, यही तो क्या है, एक्सेलरेशन है। तो A की वैल्यू आ चुकी है, यानी एक्सेलरेशन कितना है, 6 मीटर पर सेकंड है जब यहां से यहां तक गया। तो आप डिस्टेंस निकाल दो, डिस्टेंस से निकल सकता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस में 2s कर दो, तो ये कितना था, 0। v कितना आ गया, 6, तो कितना आएगा, 36 नहीं 36 इज इक्वल टू 2 इंटू में A कितना, 6 इंटू में डिस्टेंस मैं मान लेता हूं कितना डिस्टेंस था, D। तो भैया ये कटेगा कितनी बार, 6 बार, तो कितना है, D इक्वल टू 3 मीटर। कितना आया, 3 मीटर। यानी ये डिस्टेंस कितनी आ गई, 3 मीटर। तो अगली भी कितनी आएगी, 3 मीटर, और वापस आने में भी कितना, 3 मीटर। अब बोलो क्या पूछा इसने, एवरेज वेलोसिटी। तो V एवरेज कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट देखना है, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 3 का, टाइम भी कितना लगा, 3, तो कितना आएगा, 1 मीटर पर सेकंड। एंड एवरेज स्पीड अगर आपको देखनी है तो वो कितना जाएगा, डिस्टेंस कितना है, 6 और 3 9, टाइम कितना लगा, 3, कितना आएगा, 3 मीटर पर सेकंड।
1 और 3 कहाँ आ रहा है? 1 और 3 ऑप्शन बी के अंदर आ रहा है, तो यही करेक्ट हो गया बस। बोलो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये काइनेमेटिक्स जैसा ही क्वेश्चन है, हाँ, लेकिन ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का तो रोल दे ही दिया इन्होंने, मिक्स करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? सपोज द चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, वन ऑफ देम इज माइनस ई एंड द अदर इज ई प्लस डेल्टा। यानी एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, उनके अंदर चार्ज का थोड़ा सा डिफरेंस है। इफ द नेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस डी। अच्छा, दो हाइड्रोजन एटम है, तो एक एटम ये रहा हाइड्रोजन का, दूसरा वाला ये रहा। इस वाले हाइड्रोजन एटम में क्या है? एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। इसमें भी क्या है? एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के अंदर थोड़ा चार्ज का डिफरेंस है, इसमें भी है। तो एक्चुअल में क्या है? यहां का नेट चार्ज देखा जाएगा और इधर वाले का भी नेट चार्ज देखा जाएगा। इन दोनों नेट चार्ज के बीच में क्या लगेगा? रिपल्सन लगेगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो है अट्रैक्शन टाइप का। मैं समझा देता हूं पूरा क्या है। देखो, ये है कौन सा? हाइड्रोजन का एक एटम, यहां एक इलेक्ट्रॉन होगा इस तरीके से, और एक दूसरा है इधर, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज है कितना? माइनस ई, और इसका कितना है? ई प्लस डेल्टा ई। तो यहां का नेट चार्ज कितना हो गया? डेल्टा ई हो गया ना। अरे इसका कितना है? माइनस का ई, इसका कितना? ई प्लस डेल्टा ई। तो इस वाले का कितना हो गया? नेट चार्ज डेल्टा ई। वैसे ही इसका कितना हो गया? डेल्टा ई। अब आप ऐसे समझो कि डेल्टा ई चार्ज यहां रखा हुआ है और डेल्टा ई चार्ज यहां रखा हुआ है। मास क्या होगा? एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों का मास आएगा। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो आपसे पूछा क्या गया है? मच ग्रेटर देन द एटॉमिक साइज। हाँ, ये दोनों बहुत दूर पे रखे गए हैं, यानी एक्चुअल में ये और ये है ना, इसको आपको एक ही चार्ज मानना है। तो वो कितना आएगा? नेट चार्ज ई, डेल्टा ई आएगा। देन डेल्टा ई का ऑर्डर क्या होगा? किस ऑर्डर का होना चाहिए? ठीक है, इफ द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या बोल रहा है? इफ द नेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन डिस्टेंस डी इज जीरो। हाँ, तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, तो इधर कौन सा लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ठीक है ना, और इधर कौन सा लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और वो दोनों इक्वल हो जाने चाहिए, ठीक है। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? डी है। टोटल मास कितना होगा? मास आएगा इसका प्रोटॉन के मास के इक्वल मान लेता हूं मैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बहुत हल्का होता है, उसका मास नेग्लिजिबल है। ओके, तो अब कर दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना आएगा? वो आने वाला है के क्यू1 क्यू2 बटा आर स्क्वायर। तो के क्यू1 कितना है? डेल्टा ई। दूसरा भी कितना है? डेल्टा ई डिवाइड बाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आएगा? जी m1 यानी मास ऑफ प्रोटॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाई डी स्क्वायर। तो इससे कैंसिल आउट हो गया। आपको तो वैसे भी डेल्टा ई चाहिए था और वो भी उसका ऑर्डर चाहिए। तो जरा ऑप्शन चेक करो, -23 -37 -47 इस टाइप के आ रहे हैं। तो कुल मिला के अपना जल्दी काम हो जाएगा, अपन को सिर्फ 10 की पावर पे ध्यान देना, अपना काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो डेल्टा ई स्क्वायर बराबर आएगा जी MP स्क्वायर अपॉन में के, और अगर डेल्टा ई निकालना है तो स्क्वायर रूट कर दो, ठीक है जी। ये कितना होता है? जी होता है 6.626 इंटू 10⁻11। तो 6.6 मान लेता हूँ मैं इंटू 10⁻11। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? वो होता है 1.6 इंटू 10⁻27, और उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है ना, इसका स्क्वायर कर दो डिवाइड बाई के कितना होता है? 9 इंटू 10⁻9। थोड़ा ध्यान से देखते हैं, यहाँ से कितना आएगा? 10 की पावर -54 और ये ऊपर चला जाएगा तो 20 हो जाएगा मेरे ख्याल से, माइनस का 20। 54 और 20 कितना हो गया? 74 का आधा करोगे तो लगभग किसके पास आ रहा है? 10⁻37। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, सीधा ही हो गया, मतलब अब आपको कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं है। वैसे हमें अपन को तो ऑर्डर चाहिए ना, देखो ऑप्शन दूर दूर है, इसलिए मैंने सिर्फ 10 की पावर की कैलकुलेशन की, बाकी कैलकुलेशन करने की ज़्यादा जरूरत भी नहीं पड़ी। क्यों समझ में आ गया होगा कि दो हाइड्रोजन एटम है, उनके बीच में एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, एक क्या लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। वो रिपल्सन टाइप का होगा क्योंकि इसके पास जो नेट चार्ज है वो कितना है? डेल्टा ई, वो पॉजिटिव का हो गया। इसके पास भी कितना है? डेल्टा ई, पॉजिटिव का हो गया। तो बस ये देखना आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, ए कैपेसिटर इज चार्ज बाय ए बैटरी, द बैटरी इज रिमूव्ड एंड अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ रिजल्टिंग सिस्टम। ओके, तो आपको ये देखना है कि जो भी एनर्जी स्टोर्ड थी उसके अंदर वो क्या हुआ। तो पहले इसको चार्ज कर लिया गया,
ठीक है ना। एक कैपेसिटर है, इसको चार्ज किया गया है, V वोल्ट की बैटरी से मैं क्या कर लेता हूँ, चार्ज कर लेता हूँ। तो इसके ऊपर चार्ज आएगा, चार्ज कितना होगा, Q इक्वल टू CV हो जाएगा। और इसके ऊपर जो एनर्जी आएगी, ये V है और ये U है, वो कितना जाएगी, हाफ CV²। ठीक है ना। अब जैसे लिखना चाहो लिख सकते हो, हाफ Q²/2C भी लिख सकते हो। ठीक है ना, Q²/2C भी कर सकते हो। बस यही आंसर आने वाला है। अब देखो, अब हमने क्या किया, इसको चार्ज कर लिया, तो इसके ऊपर इधर आ गया प्लस और इधर आ गया माइनस, क्यू चार्ज है। ठीक है ना। और दूसरे अनचार्ज से कनेक्ट कर दिया, है ना। अब जैसे कनेक्ट करेंगे तो देखिए चार्ज का ट्रांसफर होगा, और आइडेंटिकल है क्या, आइडेंटिकल अनचार्ज, हाँ आइडेंटिकल है, इसलिए क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफर होगा और तब तक होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं बन जाता। और सी अगर सेम है तो चार्ज क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या, ना कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देख लो इसके अंदर कितनी एनर्जी है, इसके अंदर है हाफ CV², हाफ Q²/2C, कितनी है, Q², Q/2 हो चुका है, Q/2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2C। तो ये है U1 और U2 कितनी है, ये भी है भैया Q/2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2C। तो टोटल कितनी हो गई, ये 1/4 हो गया, ये भी 1/4 हो गया। तो U नेट जो आ गया वो आएगा 1/2 इंटू में Q²/2C, यानी उसकी आधी आ चुकी है। ये दोनों को ऐड कर दिया मैंने तो इतना ही आएगा 1/4, यस 1/2 आएगा। ठीक है ना। तो क्या होगा, डिक्रीज बाई ए फैक्टर ऑफ 2, डिक्रीज हो गई भाई, डिक्रीज हो रही है ना, हाँ 2 गुना से कम हो गई है। बस सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही आपको ध्यान रखना करना क्या है। ओके, हाँ ये ध्यान जरूर रखोगे कि चार्ज का ट्रांसफर तब तक होता है जब तक कि दोनों बॉडीज का पोटेंशियल इक्वल नहीं बन जाता। कभी भी आप सोचना तो ये वाला कंसेप्ट ही ध्यान में रखोगे कि चार्ज का ट्रांसफर कब होता है। ठीक है ना। हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहे हैं, द डायग्राम्स बिलो शो रीजन्स ऑफ इक्विपोटेंशियल्स। ओके, ये इक्विपोटेंशियल के क्या है, सरफेस है। इक्विपोटेंशियल समझते हो ना, जिनके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहता है या इलेक्ट्रिक फील्ड उनके परपेंडिकुलर जाता है। ठीक है। ए पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम ए टू बी इन ईच डायरेक्शन। ठीक है, ए टू बी, ए टू बी, ए टू बी। इन ऑल 4 केसेस द वर्क डन इज सेम। वर्क डन क्या होता है भैया, W इज इक्वल टू होता है Q इंटू में डेल्टा V। अगर डेल्टा V सबका सेम है तो वर्क डन क्या आएगा, सेम आएगा। चेक कर लो डेल्टा V क्या है, डेल्टा V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। मुंह में छाले हो गए तो कुछ वर्ड बोलने में दिक्कत हो सकती, बाकी नॉर्मल है। ओके, जरा ध्यान से देखो। पहले के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 40 - 20, 20 का है। दूसरे के अंदर कितना है, 40 - 20, उसमें भी 20 का ही है, अगले में भी 20 का है, हर एक के अंदर 20 का है। तो इसका मतलब होगा अगर आप ए से बी जाते हो तो डेल्टा वी क्या है, सेम है। तो क्या हो जाएगा भैया, वर्क डन भी क्या आएगा, सेम। यही हो गया इन ऑल। मिनिमम वर्क इज रिक्वायर्ड नहीं, ऐसा नहीं है कुछ भी। हाँ, ऑप्शन ए ही करेक्ट है। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट ए एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये आपको ई दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क इक्वल टू 4 न्यूटन मीटर, आपको टो भी दिया हुआ है। इफ द चार्ज ऑन द डाइपोल इफ द डाइपोल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर इच, आपसे पूछा गया चार्ज कितना आएगा। ठीक है ना। तो देखो P इक्वल टू कितना होता है, Q इंटू में D होता है। D क्या है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। आप लोग 2a भी लिखते हो, कई किताबों में दिया है Q इंटू में 2a, आपकी मर्जी है यार, वो जो भी है। ठीक है। टॉर्क कितना आता है, PE sin थीटा आता है। ठीक है। हाँ, टॉर्क दिया हुआ है क्या, जो दिया हुआ है ना वो लिखते जाओ, आपका काम हो ही जाएगा। टॉर्क कितना होता है भैया, टॉर्क दिया हुआ है यहाँ पर 4 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू P होता है Q इंटू में D, Q मुझे निकालना है, इंटू में डिस्टेंस दे रखी है क्या, इफ द लेंथ दे रखी है, लेंथ डाइपोल की 2 सेंटीमीटर, तो Q इंटू में D दिया हुआ है, D कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, उसको रख दो। तो 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में रखना पड़ेगा भैया। और थीटा कितना 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो Q इक्वल टू कितना आ गया, 4 इंटू में 10⁻2 कूलम। ये क्या हुआ, E की वैल्यू नहीं रखी ना अभी तक। अच्छा, एक चीज रखना भूल गया, E की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो E भी रख दो। E कितना दिया हुआ भैया, 2 इंटू 10⁻⁻, प्लस का 5 इंटू साइन थीटा हो जाएगा 1/2। हाँ, अब कट गया 2 से 2। अब देखो इस 2 से ये 2 कट गया। अच्छा, और ये कितना हो गया 10⁻³ हो गया। तो Q इक्वल टू हो गया 2 इंटू 10⁻³ कूलम, यानी 2 मिली कूलम आंसर आ गया। और 2 मिली कूलम ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सभी मिली में दे रखे हैं, लास्ट वाला माइक्रो में।
तो 2 लिख रहा हूँ, आपका आंसर हो गया। ओके, सिंपल था ना। टॉर्क दिया हुआ है, टॉर्क कितना था, पी साइन थीटा, टॉर्क की वैल्यू दी हुई है, पी दिया हुआ है, पी कितना था, क्यू इंटू डी दिया हुआ नहीं, क्यू निकालना है, डी दिया हुआ है, डी क्या होता है, लेंथ, आप 2a लिखते हो। अब कुछ बच्चे अगर इसको 2a लिखे और सोचे कि a की वैल्यू दे रखी है, तो वहां थोड़ी सी गलती हो सकती है, बाकी ठीक है ना। तो हर चीज को आप अगर ध्यान से रखोगे तो आपका आंसर भी ठीक ठीक ही आएगा, गलत नहीं जाएगा फिर। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, हाँ ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ ए, इसको मैं बताऊंगा एकदम शॉर्ट तरीके से कैसे करना है। प्लेट सेपरेशन डी एंड कैपेसिटेंस सी इज फिल्ड विथ 4 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, K2, K3, K4 as shown in the figure. If a single dielectric material is to be used to have the same capacitance C in this capacitor, then dielectric constant K, मतलब आपको K इफेक्टिव निकालना है, K इक्विवेलेंट निकालना है। कहने का जो तात्पर्य है वो ये है बेटा कि ये इस तरीके से, ठीक है ना, 4 है, पहले तो हमने क्या कर दिया है, इसके लेंथ को डिवाइड कर दिया शायद, यस, उसके बाद में एरिया को भी कर दिया ऐसे। ये इधर वाला कितना दिया हुआ है, K4, ये कितना दिया हुआ है, K1, K2, K3, और ये इधर से कनेक्टेड है। ये बात समझ गए, ये हो गया ऐसे D/2 और ये एरिया को डिवाइड किया गया A/3 के अंदर, ठीक है। अब क्या है कि इसका K इक्विवेलेंट निकालना है। तो देखो कुछ बच्चों के दिमाग में चुल होती है और वो सोचते हैं कि हमें तो आता है, मैं तो इसको यूं निपटा दूंगा, यूं वो यूं करने जाएंगे ना तो यूं गलती हो जाएगी। कैसे, कई बच्चे बिल्कुल ऐसा सोचते हैं, एक समय तक मैं भी सोचता था, ऐसा क्या, हर कोई सोच सकता है। तो देखो जब जब अपन ऐसे डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो इसके अंदर मान लो K1 डाल दिया और इसमें K2 डाल दिया, हमने किसको डिवाइड किया, लेंथ को। जब जब हम लेंथ को डिवाइड करते हैं तो दोनों कैपेसिटर किस में आते हैं, सीरीज के अंदर आते हैं, है ना, फिर अपन इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। बढ़िया सर। अब जब जब अपन क्या करते हैं, एरिया को डिवाइड करते हैं, एरिया को डिवाइड करने का मतलब है इस तरीके से करते हैं, जैसे K1 और K2 डाल दिया तो ये दोनों कैपेसिटर किस में बनते हैं, पैरेलल में बनते हैं। देखो पैरेलल में बने कैसे, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट दोनों का पोटेंशियल क्या सेम, तो इस वाली प्लेट का, और देखो जरा ध्यान से, ये वाली प्लेट और इन वाली प्लेट का क्या पोटेंशियल सेम है, दैट्स वाई अपन कह सकते हैं कि दोनों किस में आएंगे, पैरेलल में आएंगे। ठीक है सर। अब दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत यहाँ आती है, अगर हम क्या करते हैं, ऐसे डिवाइड कर लेते हैं इसको, इसके अंदर K1 डाल दिया, इसमें K2 डाल दिया और इधर वाले में K3 डाल दिया, तो क्या होगा, किसी बच्चे को लगता है कि सर ये K1 और K2 किस में है, पैरेलल में है, ठीक है ना, क्योंकि एरिया डिवाइड हो गया, और फिर ये जो भी पैरेलल में आ रहा है वो इसके साथ किसमें, सीरीज में, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, वो सोचते हैं। देखो एक्चुअली क्या है, पैरेलल में होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना जरूरी है ना, तो यहां से यहां तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर कभी भी नहीं होगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग है। अगर वो अलग अलग है तो दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आएगा, अलग अलग आने वाला है। जी सर। अगर यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है तो यहाँ पर पहुंचते पहुंचते अपना पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में नहीं है। ये बात समझ आ गई। तो फिर कैसे करेंगे, अब करने का तरीका क्या है, इस K3 को डिवाइड कर लो दो पार्ट में, ऊपर मान लेते हैं K3, ऊपर मान लेते हैं K3। अब अगर ध्यान से देखो तो यहां से इस वाली प्लेट का और ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट, तो ये वाली प्लेट तो किस में होगी, सेम पोटेंशियल, ये किस में होगी, सेम पोटेंशियल। अच्छा, मतलब ये दोनों बनेंगे सीरीज में, ये दोनों बनेंगे सीरीज में, और जो इनका सीरीज बन रहा है वो आपस में वैसे बनेगा, पैरेलल बनेगा। यानी जो बनने वाला है वैसे बनेगा, इधर K1 मान लो, इधर क्या मान लो, K3, और जो भी आ रहा है वो पैरेलल में आएगा किसके, K2 एंड K3। कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल क्या है, सेम, यहाँ का भी क्या है, अरे इसका और इसका बराबर है ना, इसलिए वो पैरेलल में बनेंगे, वो वाले बनेंगे। लेकिन ऐसे सीधे नहीं बन जाएंगे, ठीक है। तो आप जो सोच रहे हो वैसा हर बार होता नहीं है। अब देखिए ये वाला जो प्रश्न है ना, इसके अंदर तो कुछ करना ही नहीं है। इसके अंदर तो अगर आप ऑप्शन रख के भी काम चला लोगे ना, ऑप्शन रखोगे तब भी आपका काम हो जाएगा। कैसे, देखो इसके अंदर ये क्या चाह रहे हैं कि अपना कैपेसिटी यही रहे, मैं इतना सारा ताम झाम कर रहा हूं K1, K2, K3, K4 रख के, आप एक काम करो ना, एक K रख लो, बस एक K रख दो, उसका नाम K इक्विवेलेंट दे दो और वो बता दो कितना रखना है मुझे, मैं उतना ही रख देता हूँ। उतना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई रख देते हैं, मीडियम रख देते हैं। करने का तरीका नंबर 1 जो अभी बताया मैंने, क्या करना है, K4 को 4 पार्ट में डिवाइड कर लो, 3 पार्ट में,
ठीक है ना, K1 तक में, K2 तक में, K3 तक में, यानी यार ऐसे डिवाइड कर लो ऐसे, इसमें भी K4, इसमें भी K4, इसमें भी K4। अब ये दोनों किसमें सीरीज में, ये दोनों किसमें सीरीज में, ये दोनों किसमें सीरीज में, और तीनों आपस में किसमें पैरेलल में। ये सब कुछ निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इतना करोगे ना तो कैलकुलेशन में टाइम बहुत लग जाएगा। सीधा तरीका, मैं मान लेता हूं इसकी वैल्यू कितनी है 1, इसकी वैल्यू कितनी है 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी है 1, यानी कि इक्विवेलेंट कितना आना चाहिए 1। आप रख के देख लो, पहले ऑप्शन में रखोगे 1 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, दूसरे में रख के देखो आ रहा है क्या, अगर आ रहा होगा तो यही आंसर होगा। 1 1 1 3 से 3 कट जाएगा, नहीं आ रहा, 2 से ज्यादा आ रहा है, नहीं हो पाएगा। तीसरे के अंदर देखो, तीसरे के अंदर देखोगे तो इधर तो बन गया 2/k, तो यानी लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन गया है 2 बन गया है। राइट हैंड साइड में देखते हैं तो 3 के नीचे 3 आ जाएगा, क्योंकि 1 1 1 तो 1 1 जाएगा, प्लस में 1/1 1 1 और 1 2 हो गया, तो ये ऑप्शन हो गया। अगर फोर्थ भी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तब अपन पूरा आंसर निकालेंगे, अदरवाइज नहीं निकालेंगे। फोर्थ देख लो, फोर्थ कितना बन रहा है 1 + 1 + 1, यानी 3 तो वही बन गया। लेफ्ट हैंड साइड तो बन रहा है ना, कितना 1 बन रहा है, 1 चाहिए था मुझे, इधर बन गया 1 + 3/2, नहीं ये तो बहुत ज्यादा हो गया, नहीं होने वाला, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सीधा करना है, ऐसे आपको हर बार दिमाग मतलब पूरी तरीके से नहीं करना होता है, कॉमन सेंस। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है भैया, क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है ए कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैरड इज चार्ज्ड एज शोन इन द डायग्राम, व्हेन द स्विच एस इज टर्न टू पोजीशन 2, यानी एक से मुझे कहां पर लेके 2 पर, द परसेंटेज ऑफ इस स्टोर्ड एनर्जी, कितना परसेंट एनर्जी इसका क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। कुल मिला के आपको फाइनल एनर्जी निकालनी है यार, कुछ नहीं करना। तो देखो इनिशियली V वोल्ट है और ये 2 माइक्रोफैरड है, तो इसके ऊपर क्या चार्ज, कितना चार्ज आएगा, मान लेता हूं Q चार्ज आया होगा, ठीक है ना, Q चार्ज आया होगा। और ये इधर किसका 8 माइक्रोफैरड का है क्या, ये 2 माइक्रोफैरड का है जी, और इधर है 8 माइक्रोफैरड का। तो जैसे ही पहले ये चार्ज हो गया, अब इसको पहले इधर से था चार्ज हो गया, अब क्या कर रहे हैं अपन, इधर कनेक्ट कर दे रहे हैं, तो क्या होगा, कुछ चार्ज वहां पे चला जाएगा। मैं मान लेता हूं, हाँ चलो इसको कैपिटल Q मान लेता हूँ, इसको -Q था, इसमें से -Q चार्ज चला गया, वो Q किसको मिल गया, इसको, और इस पे आ गया होगा -Q, और इस पे आ गया होगा इस तरीके से। कहूँगा मुझे पूरा तो करना पड़ेगा ना। हाँ, अब इनिशियल कितनी है, U इनिशियल है Q² / 2C, ठीक है ना। C की वैल्यू कितनी है 2 है, C की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 × 2 कितना हो गया 4, तो Q² / 4। अब हमें फाइनल एनर्जी निकालनी है, वो कितनी आ जाएगी भैया, वो आएगी पहले Q निकाल लो, तो Q निकालने के लिए क्या है, दोनों का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, या फिर आप KVL लगा दो, आपकी तो मर्जी हो, तो KVL लगा दो लूप के अंदर, तो भी आपका Q की वैल्यू आ जाएगी। वैसे पोटेंशियल सेम कर देते हैं, तो Q = कितना होता है, CV होता है, V = कितना होता है Q/C, तो इसके ऊपर चार्ज कितना है, Q - Q/2 = Q/8। पोटेंशियल सेम करना है, काट दो, कटेगा कितने से 4 से, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो इधर, 4Q - 4Q इधर चला गया, तो कितना होगा 5Q = 4Q, तो Q = कितना हो जाएगा 4/5 × में Q, ठीक है, 4/5 × में Q। तो अब अपन फाइनल एनर्जी निकाल लेते हैं, तो इसके ऊपर फाइनल चार्ज कितना बचा, इसके ऊपर चार्ज बचेगा कितना बचेगा 1/5Q बचेगा, यानी Q/5 बचा, और इसके ऊपर कितना बचेगा, इसके ऊपर बचेगा 4Q/5, मतलब वो तो आए ही इसके ऊपर। फाइनल निकाल लो, फाइनल एनर्जी कितनी जाएगी, Q² / 2C होती है वैसे, तो इस वाले केस में कितनी जाएगी, Q² / 2 × में 25 कर दिया मैंने, हाँ क्योंकि Q5 का स्क्वायर आएगा 25, 2C, ओके, तो कितना हो गया Q² / 4 × 25 लिख लेता हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, वैसे 100 हो गया, नहीं, साथ में ऐड भी तो करना पड़ेगा, एक चीज़ को ऐड नहीं किया, उस वाले की एनर्जी ऐड नहीं करी, तो कितनी जाएगी, वो जाएगा 4Q, यानी 16Q² / 25 तो आएगा 2 × में 8 भी आएगा, तो कितना हो गया भैया ये Q² / 4 × 25 प्लस में 16Q², वैसे काट देता हूँ मैं, 2 से कटेगा ये, इस 2 से ये 2 गया, ओके, तो कितना बच गया Q² / 25, ठीक है। थोड़ा सा पूरा ही कर लेता हूँ मैं, तो कितना आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 से इसको भी कर देता हूँ, तो कितना आएगा 5Q² /
कितना जाएगा 20 आ जाएगा क्या, 5 से कटेगा ना, तो क्यू स्क्वायर बाई 20, क्यू स्क्वायर बाई 20। अब ये बोल रहा है कि कितना परसेंट चेंज है, क्योंकि ऑप्शन देख लो सारे परसेंट में देख रहे हैं, परसेंट में दे रखे, तो कितना परसेंट एनर्जी वो है डिसिपेटेड हो चुका है। तो कितना परसेंट हुआ, तो वो डिसिपेटेड एनर्जी निकाल लो। तो मैं डेल्टा यू निकालता हूँ, ठीक है ना, कितना चेंज आया वो हो गया भैया, कितना स्टार्टिंग में कितना था, क्यू स्क्वायर बाई 4 माइनस अभी कितना क्यू स्क्वायर बाई 20, इतना चेंज हो गया। तो इसको मैं करता हूँ 5 डिवाइड बाई 20, कितना आएगा 4 क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 20, तो कितना आ गया क्यू स्क्वायर बाई 5। ये इतना चेंज आ गया है, मतलब इतनी डिसिपेटेड हो सके। परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज कैसे निकलेगा, डेल्टा यू डिवाइड बाई यू इनिशियल इंटू में 100, डेल्टा यू कितना भैया क्यू स्क्वायर बाई 5 डिवाइड बाई ये कितना है क्यू स्क्वायर बाई 4 इंटू में 100, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ गया 4 बाई 5 इंटू में 100, कितना था 20, 80% आ रहा है, ठीक है ना, करेक्ट है, 80% चेंज है। कैसे किया हमने, इनिशियल एनर्जी निकाल ली हमने, क्यू स्क्वायर बाई 4 है, ठीक है ना। ये तो करना पड़ेगा, चार्ज निकालना पड़ेगा आपको, निकल गया, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, दोनों की एनर्जी निकालनी, फाइनल एनर्जी आ गई, डिसिपेटेड कितनी होगी, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल माइनस फाइनल, वो इतना डिसिपेटेड, परसेंटेज निकालना है तो वो इनिशियल के रिस्पेक्ट में निकलेगा भैया, ठीक है। चल ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 27, टू आइडेंटिकल चार्ज स्पेयर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय टू मासलेस स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ L आर इनिशियली एट ए डिस्टेंस D, ठीक है, apart because of their mutual repulsion, ठीक है, the charges begin to leak from both the sphere at a constant rate, ठीक है, as a result the spheres approach each other with velocity v, then v varies as a function of distance x between the spheres, ठीक है। यहाँ पर है एक और यहाँ पर है एक, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है x है, और ये L लेंथ की स्ट्रिंग है इस तरीके से, बोलो कोई समस्या है क्या ना। massless string of length L are initially at distance D, D क्या है भैया, बहुत कम है इसके कंपैरिजन में, तो स्टार्टिंग में D है, बाद में x हो गया, मतलब x के अंदर चेंज आ रहा है, ठीक है। द चार्जेज बिगिन टू लीक फ्रॉम बोथ द चार्जेज, इसका चार्ज कम हो रहा है, इसका भी कम हो रहा है, और रेट क्या है सेम, ठीक है। एज ए रिजल्ट द स्पेस अप्रोच टू ईच अदर, एक दूसरे की तरफ आएंगे, इसका चार्ज कम हो रहा है, इसका भी कम हो रहा है स्टार्टिंग में, इस तरीके से मान लेता हूँ क्यू क्यू चार्ज है, ठीक है, ओके, और ये वी वेलोसिटी से आ रहा होगा, कोई नहीं, मैं मान लेता हूँ इस पे ऊपर क्या लग रहा होगा, एक mg लग रहा होगा, इधर क्या लग रहा होगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, इधर क्या लग रहा होगा टेंशन, और अगर ये मैं थीटा मान लेता हूँ तो ये क्या आएगा टी कोस थीटा आएगा, और इधर वाला कौन सा आएगा टी साइन थीटा आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो ध्यान से देखो, टी साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया एम जी, अरे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। टी कोस थीटा इक्वल टू कितना आएगा, अगर अपन मान लेते हैं कि सेम रहेगा, अपन को तो एक्स चाहिए, एक्स के अंदर रिलेशन चाहिए, एक्स और क्यू के अंदर, क्योंकि एक्स से वेलोसिटी मिल जाएगी अपन को, तो वो टी कोस थीटा बराबर आएगा एफ ई कितना हो जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया एम जी एक्स स्क्वायर अपॉन में के क्यू स्क्वायर, ठीक है जी। अब देखो ये जो टेन थीटा आया है, टेन थीटा तो स्मॉल है ही, तो उसको थीटा के इक्वल मान लेता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आने वाला है, और बेस की वैल्यू कितनी है एक्स बाई टू, परपेंडिकुलर जो भी है वो तो कांस्टेंट रहेगा क्या, परपेंडिकुलर भी चेंज हो रहेगा, ये देखो ये भी चेंज हो गया, वैसे परपेंडिकुलर भी धीरे धीरे क्या होगा चेंज होगा, बट क्या है अपना ये बहुत कम है, इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम है इसके कंपैरिजन में, इसलिए ऑलमोस्ट क्या रहेगा कांस्टेंट ही मान लेता हूँ, तो कुछ मान लेता हूँ मैं एल अपॉन में एक्स बाई टू, एल अपॉन में एक्स बाई टू इज इक्वल टू एम जी एक्स स्क्वायर अपॉन में के क्यू स्क्वायर। अब देखो ये एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा एक्स क्यूब आएगा, कितना आएगा 2l के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एम जी, ओके
बस मुझे ये रिलेशन चाहिए था एक्स और क्यू के अंदर। अब इससे क्या होगा, मुझे पता दिया हुआ क्या है डी क्यू बाई डी टी, वो क्या दिया हुआ है, कुछ कॉन्स्टेंट दिया हुआ है। देखो यहाँ से जो क्यू आ रहा है ना वो प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके, एक्स की पावर 3/2 के। अगर ध्यान से देखो ना क्यू किसके प्रोपोर्शनल आ गया, एक्स की पावर 3/2 के। ये तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ ही है, तो डिफरेंशिएशन कर दो तो क्या आएगा, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू पावर, पहले वो कॉन्स्टेंट हटा दिया मैं, ठीक है ना, कुछ मान लो चाहिए लेमडा कॉन्स्टेंट को, और क्या आएगा पावर, पहले पावर में से एक कम इंटू में dx बाई डी टी, और dx बाई डी टी क्या है, वेलोसिटी है, ये तो फिर कोई कॉन्स्टेंट है, तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स रेज टू पावर -1/2। -1/2 कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन ए ही है, करेक्ट हो गया, ठीक है। हाँ तो ऐसे अपने को दिया हुआ है क्यू के अंदर चेंज है ना, तो क्यू और एक्स का रिलेशन आना चाहिए क्योंकि अपन को वेलोसिटी चाहिए, दैट्स वाई, ठीक है। तो ये हो गया बेटा, सिंपल था, इतना कुछ था नहीं इसका। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 28। ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज कैपेसिटी सी, बढ़िया, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन प्लेट इज डी एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज वी is applied between the plates, force of attraction between the plates of the parallel plate air capacitor, force of attraction कितना लग रहा है भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो इसके अंदर क्या है, ये प्लस का क्यू है और ये क्या है, माइनस का क्यू है। आपको ऑप्शन किस में लाना है, सी वी और डी के अंदर। फॉर्मूला लिखते जाओ, क्यू इज इक्वल टू सी वी। देखिए फोर्स, देखो अगर आप सोचो कि यहाँ क्या आ रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा, जी सर आ तो रहा होगा, बहुत बढ़िया, लेकिन एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से, एक इसकी वजह से। अब जिस दिन बात आएगी फोर्स लगाने की, उस दिन अपन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देखेंगे, कौन सा देखेंगे, देखो नेट कितना आता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है, इसकी वजह से कितना आता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आता है, ठीक है ना। अगर इसके ऊपर फोर्स लगाना है तो इसके ऊपर फोर्स कौन लगाएगा, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी ना लगा देगा फोर्स, तो वो इधर लगाएगा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो एफ ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बोलो कितना आएगा, क्यू ई आएगा, कितना आएगा, क्यू इंटू में, क्यू तो खुद का हो ही गया, क्यू इंटू में ई, और ई कितना आता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी सर। ध्यान से देखो तो फोर्स कितना हो गया, क्यू इंटू में सिग्मा कितना होता है, क्यू बाई ए होता है, इंटू में 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे यस और नो, अब देखो आपको सी बनाना है, तो सी इज इक्वल टू कितना होता है, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी, यही होता है ना। तो मैं अगर डी से मल्टीप्लाई कर दूँ, डी से डिवाइड कर दूँ, कोई दिक्कत है क्या, क्योंकि देखो ए, अगर ध्यान से देखो ना किधर गया, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी, तो ये क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। तो एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये बनेगा क्यू स्क्वायर, क्यू के इन टर्म्स ऑफ क्यू चाहिए क्या, क्यू भी नहीं चाहिए, अगर क्यू भी नहीं चाहिए तो क्यू की जगह क्या रख दो भैया, सी रख दो, क्या रख दो, सी। तो जैसे ही मैं सी रखूंगा तो क्या बन जाएगा, सी क्यू 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 स्क्वायर बनेगा, तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर इंटू में ये ए एप्सिलॉन डिवाइड डी क्या बन गया, सी बनेगा, तो डिवाइड बाई सी लिख दूं मैं, मुझे कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। साथ ही साथ कौन रह गया, 2d, कौन रह गया, 2d, तो एक सी कट गया, तो क्या आएगा, सी वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2d, आंसर आ रहा है, ऑप्शन डी आ गया है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया भैया, ठीक है ना। अगर आपको ठीक ठीक टर्म्स पता है कि करना क्या है तो आपका हो जाएगा। बस ये ध्यान रखो जब भी आप फोर्स निकालते हो तो खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड खुद के ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा, किसी दूसरे का होना चाहिए, और वो दूसरे कितना होता है, इतना होता है, ठीक है बेटा, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कई बार आपको एग्जाम के अंदर इसका आप स्पेशली ध्यान में रखोगे, मुंह के अंदर छाले वगैरह बोला नहीं जा रहा यार। इफ पोटेंशियल इन्वॉल्व इन ए रीजन एक्सप्रेस्ड एज v, तो आपको v दिया हुआ है एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, कितना दिया हुआ है, 6xy माइनस y प्लस में 2yz, ठीक है, 2yz। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन न्यूटन पर कूलम एट ए पॉइंट 110, तो जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या लगा दो, बस यही करना है, डेल ऑपरेटर, इसको क्या बोलते हैं, डेल ऑपरेटर, ये तो पता होगा आपको, नोट्स के अंदर लिखा था ना, डेल ऑपरेटर। नहीं पता है तो मेरे नोट्स जाके देख लो, नोट्स मतलब मेरे वीडियो देख लो, उसके अंदर आपको मिल जाएगा ये वाला। तो ई इज इक्वल टू कितना हो गया भैया, माइनस ये कितना होता है, करली अपॉन करली एक्स आई कैप प्लस में करली अपॉन करली वाई जे कैप प्लस में करली अपॉन करली जेड के कैप, और साथ में क्या आ गया वी। ये क्या है वैसे, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस
करली वी अपॉन में करली एक्स आई कैप प्लस में करली वी अपॉन में करली वाई जे कैप प्लस में करली वी अपॉन में करली जेड के कैप। ध्यान से देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि v का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, बाकी सबको कांस्टेंट मानना है, बाकी सबको पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसलिए अब देखो इसका डिफरेंशिएशन करो x के रिस्पेक्ट में, तो इसमें x है क्या, नहीं है, इसमें क्या, नहीं है, तो इनका डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि ये कांस्टेंट बन जाएंगे, इसके अंदर x है, लेकिन 6 और y तो कांस्टेंट रहेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, बोलो बोलो, -6y और i कैप आई जाएगा साथ साथ में। y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा, ये आएगा, ये तीनों आएंगे भैया, तीनों आएंगे तो कितना हो जाएगा, पहला कितना हो जाएगा 6x, दूसरा कितना हो जाएगा -1, अगला कितना हो जाएगा +2z जे कैप, और लास्ट वाला कितना हो जाएगा जब z के रिस्पेक्ट में, इसका 0, इसका 0 क्योंकि z नहीं है ना तो बाकी सब कांस्टेंट है, और इसका कितना हो जाएगा 2y के कैप। अब किस पॉइंट पे पूछा है 1 1 0, तो x की जगह 1 रख दो, y की जगह 1 रख दो और z की जगह 0, तो देखो रखते हैं माइनस, ये कितना बनेगा 6 आई कैप प्लस में ये कितना बनेगा 6 -1 5 जे कैप, और लास्ट वाला 2 के कैप, सबके सब क्या बन जाएंगे, माइनस के बन जाएंगे, तो -y ले लो 6i, ऑप्शन नंबर डी लग रहा है मेरे को, डी करेक्ट आंसर। ठीक है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इतना कुछ है नहीं। अब देखो इसको मैं कैसे याद रखता था कि देखो जो v है ना वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, e कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो भैया v से e लाना है, v खुद तो आएगा नहीं, तो मुझे कोई और ही वेक्टर चाहिए होगा, और वो वेक्टर कौन है, डेल ऑपरेटर खुद है। ठीक है ना, हाँ, अरे डाइवर्जेंस, कर्ल, ये सब चीजें भी आती, अभी आप नहीं पढ़ोगे इन चीजों को, आप जब IIT के अंदर पहुंच जाओगे तब हो सकता है आपको मौका मिले पढ़ने का, कर्ल क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, ये सारी चीजें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहे हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए सर्टेन रीजन इन इज एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड, मतलब कब करता है, प्लस चार्ज की वजह से करता है, एज गिवन बाई E इज इक्वल टू AR, E इज इक्वल टू AR, कोई वेक्टर वगैरह नहीं देखा है, कोई बात नहीं। ए चार्ज कंटेन इन स्पेयर ऑफ रेडियस A, रेडियस A का जो स्पेयर है उसके अंदर कितना चार्ज है, सेंटर एट द ओरिजिन ऑफ फील्ड, और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका सेंटर कहाँ पर है, जो स्पेयर का ओरिजिन है वहीं से, विल बी गिवन बाई, ठीक है, कितना होगा, तो देखो अपन को फ्लक्स लगाना है, इस ऐसी कंडीशन में जब भी आपसे चार्ज पूछे किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है ना, किसी भी सरफेस के अंदर, तो आप क्या बताओ, क्या लगाओगे, फाई इक्वल टू कितना होता है, क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और ये जो फाई होता है वो क्या होता है, ई डॉट ds होता है, ये आपको ये करना आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना ही चाहिए। अब ये लगा दो, आपका आंसर आ ही जाएगा। तो देखो ये स्पेयर बन गया इस तरीके से, हमें a रेडियस का है, ठीक है ना, तो अगर यहाँ e है तो मैग्नीट्यूड के हिसाब से यहाँ भी कितना आएगा, e आएगा, वैसे वो e आएगा कितना, r की जगह रख दो a, तो आ जाएगा a छोटा है, बट वो हर जगह रहेगा कितना, सेम ही, r डिस्टेंस के ऊपर है ना, r डिस्टेंस मतलब अभी अपन a ले रहे हैं, रेडियस है, तो a यहाँ भी a हर जगह, और da वो भी हर जगह सेम ही आएगा, और e के साथ क्या आएगा, अलाइन आएगा, मतलब दोनों के बीच का एंगल 0 रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा, e इंटू में 4 पाई इंटू में रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस तो भी a है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, q इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, मुझे q इनसाइड निकालना है, मतलब कुल मिलाकर इसको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, जबकि e कितना है, a इंटू में 4 पाई r स्क्वायर इंटू में एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हो गया 4 पाई a क्यूब एप्सिलॉन नॉट, देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब, ऑप्शन ए हो गया। सिंपल है ना यार, कोई ऐसा लग नहीं रहा मुझे अभी तक कोई क्वेश्चन कि जिसके अंदर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो, दिक्कत वाले कोई क्वेश्चन है ही नहीं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है भैया, ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज कनेक्टेड टू ए सेल ऑफ EMF V, बहुत बढ़िया, एंड देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम इट, हटा दी गई है, पहले चार्ज कर लिया, और चार्ज करके अगर बैटरी हटा देते हैं तो एक चीज है जो कांस्टेंट रहेगी, बाकी सब बदल सकता है लेकिन एक चीज कांस्टेंट रहेगी, वो है इसका ऊपर चार्ज, क्योंकि ये आइसोलेटेड है, तो जब तक किसी दूसरे से नहीं मिलेगी तब तक चार्ज इसका जा नहीं सकता, तो हटाते क्या रहेगा, चार्ज कांस्टेंट। अगर अपन कोई डाइलेक्ट्रिक वगैरह इंसर्ट करते हैं, क्वेश्चन उसी का, ए डाइलेक्ट्रिक स्लेब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K विच कैन जस्ट फिल द एयर गैप ऑफ द कैपेसिटर, यानी पूरी तरीके से उसे भर दिया है। ओके, नाउ इंसर्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, सॉरी क्या है, द चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर के अंदर कितना चेंज है, हाँ उसमें चेंज आएगा भैया, द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर इज नॉट कंजर्व,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है वो देखना है। तो एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं, अगर उनमें इनकरेक्ट मिल गया तो ठीक है, वरना हर एक ऑप्शन को फिर से निकालना, पहला ही मैथमेटिकल करना पड़ेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं, तो सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। तो दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज नॉट कंजर्व, मैंने अभी भी बोला कि चार्ज क्या रहता है, कंजर्व रहता है, संरक्षित रहता है, तो यही हो गया अपने पास, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, नॉट कंजर्व बोल रहा है, जबकि कंजर्व होता है। तीसरा क्या, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीज होता है जी। तो देखो व्यू क्यू इजिकल टू सी भी होता है, तो वी इजिकल टू कितना हो गया, क्यू बाई सी, क्यू क्या है कॉन्स्टेंट, और सी क्या होता है, बढ़ जाता है, जैसे ही डाइलेक्ट्रिक होते हैं तो सी हमेशा बढ़ता है, ठीक है। द एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटी डिक्रीज के टाइम्स, देख लो कितनी हो जाएगी। कुल मिला के करेक्ट ही होगा, पहला और लास्ट में भी करेक्ट ही होगा, क्योंकि अपन को इनकरेक्ट मिल चुका है, निकालने की जरूरत है नहीं। आप चाहो तो मैं निकाल के बता सकता हूँ कैसे। तो सारी टर्म्स लिख देता हूँ। तो देखो सी जो आएगा, सी डैश नया वाला सी हो जाएगा के गुना के सी हो जाएगा, और जो आपके पास में एनर्जी थी, एनर्जी कितनी होती है, क्यू स्क्वायर बाई टू सी होती है ना, तो नई जो एनर्जी आएगी वो क्या हो जाएगी, पहले वाली एनर्जी की के टाइम्स कम हो जाएगी। अब एक चेंज निकाल लो, क्या निकाल लो, चेंज। तो चेंज कितना आ जाएगा, चेंज आएगा भैया चेंज कितना आया, चेंज फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो कैसे आ जाएगा, यू बाई के माइनस के, यू बाई के माइनस यू, तो यू तो कॉमन आ गया 1 अपॉन के माइनस 1, और यू कितना है, हाफ सी वी स्क्वायर ही है, तो ठीक है ना, ऑप्शन मैच हो रहा है। तो इस तरीके से आप कर भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बस ध्यान रखो सी बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा, उस हिसाब से आप सारे ऑप्शन निकाल सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, अब ये भी क्या है, शायद हमने क्या है, इन ए रीजन द पोटेंशियल इज रिप्रेजेंट एक्स वाई जेड का फलन दे दिया, फिर से क्या है 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस में 6yz, तगड़ा दे दिया, ठीक है। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाई ए चार्ज ऑफ 2 कूलम एट पॉइंट 111, तो फोर्स इक्वल टू कितना होता है, Q इंटू में E होता है, Q में दिया हुआ है E नहीं पता, तो E निकालना पड़ेगा पहले, पोटेंशियल दिया हुआ E नहीं दिया हुआ, तो E निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी भी क्या था, माइनस डेल V, माइनस डेल V, डेल पता है ना, पता होगा आपको, माइनस इंटू में करली बाई करली एक्स, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में कर दो, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो तो कितना आएगा, बोलो 6 माइनस इसका कितना हो जाएगा भैया 8y, और तो एक्स है नहीं आई कैप प्लस में y के रेस्पेक्ट में कर दो, इसका 0 हो जाएगा, बाकी सबका आएगा, कितना आएगा माइनस 8x माइनस 8 प्लस का 6z, और ये j कैप हो गया, प्लस में k कैप के लिए ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, लास्ट वाला आएगा 6y k कैप, क्योंकि बाकी किसी में z है ही नहीं ना। अब रख दो 1 1 1, सब में रख दो 1 1 1, 6 माइनस 8 तो कितना होगा, माइनस का 2, माइनस माइनस बाहर है तो कितना आएगा 2i कैप, ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 8 माइनस 16, छः जोड़ दो तो कितना आएगा 10, तो 10 माइनस का प्लस का 10 जे कैप 2i कैप प्लस का 10 जे कैप, और ये कितना हो गया प्लस का 6 के कैप, कितना हो गया यार ये 100 136 140। मोड ई अगर निकालो, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, मोड ई कितना जाएगा, वो आएगा अंडर रूट 436 140 वोल्ट पर मीटर। अब F इक्वल टू क्यू लगा दो, क्यू कितना है 2 इंटू में अंडर रूट 140, 140 को क्या लिख सकते हो तुम, बोलो 2 इंटू 70, 70 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू में 35, अंडर रूट 35 दे रखा क्या, दे रखा चौथे ऑप्शन में, तो 2 इंटू 2 बाहर आ जाएगा 2, कितना हो जाएगा 4 इंटू में अंडर रूट 35 न्यूटन। सही है, बस कुछ नहीं करना यार, अगर आपको पता है कि क्या करना है एग्जैक्टली लिखते जाइए, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, ए कंडक्टिंग स्पेयर ऑफ ए रेडियस r इज गिवन बाय ए चार्ज q, ठीक है ना, मतलब स्पेयर को हमने कितना चार्ज दे दिया है, कैपिटल Q चार्ज दे दिया है, उसके बाद में द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्पेयर रेस्पेक्टिवली आर, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा सेंटर के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 आएगा यार, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आएगा के क्यू बाई आर, ये तो सिंपल क्वेश्चन क्यों पूछा है, अगर कंडक्टिंग है ना तो इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया 0, और पोटेंशियल वही हो जाएगा जो सरफेस का है, सरफेस का कितना होता है के क्यू बाई आर,
के की जगह रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ऑप्शन बी सही लग रहा है क्या? सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है? टू थिन डाइलेक्ट्रिक स्लेब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2 आर इंसर्टेड बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे होने दो फिगर। द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स विद डिस्टेंस d एज मेजर्ड फ्रॉम P। तो देखो यार, ऐसा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो प्लेट्स के बीच में कांस्टेंट होता है। कैसा होता है? कांस्टेंट। क्यों होता है? वो d के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q अपॉन एप्सिलॉन, कहीं d आ रहा है क्या? सिग्मा, सॉरी क्या? सिग्मा। क्या होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बेसिकली क्या होता है? Q अपॉन A। हाँ, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, कहीं d आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। अगर मैं पूरा लिख दूं तो क्या आएगा? Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट। इतना होता है, ठीक है सर। कहीं डी नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है। लेकिन ये डिपेंड तो कर रहा है ना परमिटिविटी पे कर रहा है, मीडियम की परमिटिविटी पे कर रहा है। इसका मतलब अगर मीडियम चेंज हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखो, तो अपन चल रहे हैं ऐसे, इधर बीच में क्या आ गया? K1 और यहाँ पर क्या आ गया? K2। सबसे ज्यादा एयर के अंदर रहता है। तो देखो, अगर कुछ भी नहीं रहता, इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट आर के बीच में है क्या? ई और डी के बीच में, ठीक है। और K1 और K2 में कौन ज्यादा है? K2 बड़ा है K1 से। तो देखो, ये क्या बन जाता है? मीडियम के अंदर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा Q अपॉन में A, K एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कम हो जाएगा। तो जैसे अगर मान लो हवाई हवा होती तब तो ऐसे आता, लेकिन यहाँ बीच के अंदर क्या आ रहा है? डाइलेक्ट्रिक, तो थोड़ा कम आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से लेकर ये वाला चला जाएगा यहाँ कहीं पर। अब K2 अगर डालेंगे तो और कम हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे ही K2 आएगा तो और कम हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, इस तरीके से, ठीक है ना। हाँ, तो देख लो कौन सा ग्राफ सही लग रहा है। पहला सही नहीं लग रहा, दूसरा सही नहीं लग रहा, तीसरा सही लग रहा है। पहला नीचे, दूसरा और भी नीचे, चौथा नहीं हो सकता क्योंकि जीरो दिखा दिया। जीरो तभी हो सकता है जब दोनों मेटेलिक हो, धातु की हो, ठीक है ना। ऑप्शन सी इज करेक्ट।